कांच के अवलोकन डेक से कक्षा ने डेमन और ज़ैंडर के आमने सामने होने को गौर से देखा। पहले तो वे ये देखकर दंग रह गए कि डेमन जादुई तोपखाने के हल्के जादुई हमलों को भी चकमा दे सकता है। एक छात्र बुदबुदाया, वह इस तरह इधर उधर क्यों भाग रहा है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? वह सबसे कमजोर अवरोधक मंत्र का भी उपयोग नहीं कर सकता, एक अन्य ने व्यंग्य किया। ठीक है, केवल 30 के मानपूल के साथ वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सकता है, किसी और ने कहा। इतनी भागदौड़ के बाद वह जल्द ही थक जाएगा, एक और आवाज आई जिसका स्वर तिरस्कार से भरा था। एक छात्र ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर भी चकमा दे सकता है। उनकी आवाज में संदेह स्पष्ट था। समूह ने अपनी बेपरवाह टिप्पणियां जारी रखीं, डेमन की स्पष्ट असुविधा का मजाक उड़ाया, जब तक कि अचानक डेमन ने अपनी रणनीति बदल नहीं दी। वह ज़ैंडर की ओर दौड़ा, जो गुरुत्वाकर्षण अवरोधों की 2 परतों से सुरक्षित खड़ा था। वह अब क्या कर रहा है? किसी ने शीशे के पास झुकते हुए पूछा। उन सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डेमन दूसरे लड़के को ढाल बनाकर ज़ैंडर के पीछे भागा। जैसे जैसे जादुई तोपखाने से प्रकाश की किरणें अपनी आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ती गईं, डेमन ज़ैंडर की परछाई में ही रहा और अपनी स्थिति ऐसी बना ली कि ज़ैंडर के पास एक तरफ से हो रहे हमलों को झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ज़ैंडर ने हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन डेमन ने उसके साथ कदम से कदम मिलाकर यह सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित रहे। एक छात्र ने कहा, यह तो धोखाधड़ी ही होगी। वह तो खुलेआम ज़ैंडर का फायदा उठा रहा है। उस कमीने को कोई सम्मान नहीं है, दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, कितना कायर है, किसी और ने कहा, उनकी घृणा स्पष्ट थी। सिल्विया दूसरों से अलग खड़ी होकर अपने कंधे पर बैठे कौवे की चोंच को धीरे से सहला रही थी। उसकी पैनी निगाहें नीचे के दृश्य पर टिकी थीं। ये धोखाधड़ी नहीं है, उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। वह अभी भी नियमों के दायरे में काम कर रहा है। जब तक वह ज़ैंडर पर अपनी विशेषता या मुक्कों से हमला नहीं करता, तब तक सब कुछ जायज़ है। बुदबुदाहट जारी रही, लेकिन पास खड़ी इवांगेलिन ज्यादा सोच में पड़ गई। उसने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए और डेमन को गौर से देखने लगी। मैं इस बात से अधिक प्रभावित हूं कि वह प्रकाश जादू को भी चकमा दे सकता है, उसने धीरे से कहा। लेकिन अब वह धीमा लग रहा है। जब उसने मुझसे मुकाबला किया था तब वह तेज था और उसके कौशल ज्यादा तेज लग रहे थे। लियोना ने अपनी सुनहरी आंखें डेमन पर गड़ाकर सहमति में सिर हिलाया। हाँ, जब उसने मुझसे मुकाबला किया था तब भी वह ज्यादा ताकतवर था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार वह पीछे हट रहा है। इवेंजेलिन ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि वह अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाना चाहता। सिल्विया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और डेमन का अध्ययन जारी रखा। क्या कोई वजह है कि वह पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता? क्या वह जानबूझकर पीछे हट रहा है, या उसकी ताकत की कोई शर्तें हैं? डेमन ग्रे में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। उसकी परछाई, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी और गहरी थी, लगभग सजीव लग रही थी, उसे एक रहस्यमयी आभा में ढंक रही थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने अपने कंधे पर बैठे कौवे की ओर देखा, उसकी मोती जैसी आंखें उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थीं। डेमन ग्रे, आप वास्तव में कौन हैं? अखाड़े के अंदर डेमन का माथा पसीने की बूंदों से चमक रहा था। उसके आसपास का स्थान हलचल से जीवंत था, प्रकाश की जादुई दसियों छोटी छोटी किरणें अप्रत्याशित कोनों पर पड़ रही थीं। मुझे अपने आंकड़े 5x बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन कौन सा? डेमन के विचार तेजी से चलने लगे। धीरज मुझे अधिक समय तक टिकने देगा। गति मुझे अधिक तेजी से चलने देगी। चपलता मुझे बेहतर गतिशीलता प्रदान करेगी। विचार करते हुए उसने अपनी छाया बोध के जरिए अखाड़े में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। जमीन और दीवारें बदलने लगी थीं, उनकी सतहें दर्पणों की तरह चिकनी और परावर्तक होती जा रही थीं। यह अच्छा नहीं है। उसका जबड़ा कस गया। प्रकाश दीवारों से टकराने लगेगा, इससे बचना कठिन हो जाएगा। डेमन ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। कम से कम थकावट तो उसे ही हो रही थी। उसका प्रतिद्वंदी ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट पसीने से लथपथ था, उसका चेहरा झुंझलाहट से मुड़ गया था। उसने अपने चारों ओर मौजूद 2 गुरुत्वाकर्षण अवरोधों को घुमाया और उनका इस्तेमाल करके लगातार हो रहे प्रकाश के हमलों को रोका। डेमन के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है तुम्हारे लिए मुश्किल समय चल रहा है, प्रेमी लड़के। तुम्हारा क्रश तुम्हें अपमानित होते हुए देखने वाला है। ज़ैंडर की आंखें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर क्रोध का भाव था। धिक्कार है तुम पर, आम आदमी। क्या तुमने कभी सम्मान के साथ लड़ाई नहीं लड़ी? डेमन ने उपहास किया, उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। सम्मान युद्ध के मैदान में नहीं होता। मेरे लिए जीवन युद्ध है।
और युद्ध में मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है। जैंडर गुर्राया और जमीन पर लुढ़क गया, अपने एक अवरोधक को स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए। उसने खुद को हवा में उछाला और अपनी तलवार उठाकर प्रकाश की एक किरण को विक्षेपित किया। हमला जमीन की दर्पण जैसी सतह से टकराकर डैमन की ओर बढ़ गया। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए डैमन ने अपने हाथ में पकड़े हुए कांच जैसे खंजर को घुमाया, जिससे प्रकाश की किरणें दूसरी दिशा में मुड़ गईं। जादू की उछलती किरणों से अखाड़ा जीवंत और अस्त व्यस्त सा लगने लगा। हल्की तोपें अचानक रुक गईं, जिससे एक भयानक सन्नाटा छा गया। दोनों लड़ाके हाँफते हुए खड़े थे, उनकी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। प्रोफेसर की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंजने पर हवा में एक स्थिर खड़खड़ाहट सी भर गई। पहला चरण समाप्त हो चुका है, अगला चरण ज्यादा खतरनाक है। हमले ज्यादा घातक होंगे। अब आप हार मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मृत्यु एक बहुत ही वास्तविक संभावना है। डैमन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बिना पछतावे के कौशल ने सभी अनावश्यक भावनाओं को दबा दिया, जिससे उसका मन शांत, विश्लेषणात्मक और पूरी तरह से लड़ाई पर केंद्रित हो गया। फिर भी भीतर ही भीतर उसने खतरे को स्वीकार कर लिया था। 5x कौशल केवल मेरे पास बचे हुए को ही गुना करता है। अगर मैं अभी खुद को थका दूं तो गुना करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने अपने आंकड़े देखे, उसका दिमाग उसके अगले कदम की गणना कर रहा था। HP 50/50, मन 90/90, शक्ति 9, चपलता 17+5, गति 35+10, धीरज 10, कक्षा छाया 180, छाया भूख स्तर 3%, छाया स्तर 2, स्थिति छायापूर्ण है। विशेषताएं अम्ब्रा कौशल 5x निरंकुश छाया बोध लॉक किया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसने अपने 15 गुण बिंदुओं का इस्तेमाल किया, जिनमें से 10 गति के लिए और 5 चपलता के लिए थे। उसे मन को न बढ़ा पाने का दुख तो हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसका 5x कौशल संकट की स्थिति में उसकी भरपाई कर सकता है। शायद वह मन क्रिस्टल भी खरीद सकता था और बाद में उन्हें अपनी परछाई को खिला सकता था। उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ, उसके जोड़ चुस्त दुरुस्त महसूस हुए, उसकी हरकतें हल्की हो गईं। यह अनुभूति गर्म और स्फूर्तिदायक थी। अभी के लिए यही काफ़ी है, उसने सोचा। डैमन ने पहले ही तय कर लिया था कि किस आंकड़े को 5x से बढ़ाना है। यही उसका तुरुप का पत्ता होगा। प्रोफेसर केल ने उन्हें सांस लेने के लिए 1 मिनट का समय दिया। उनके ठंडे व्यवहार के बावजूद उनके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। क्या तुम दोनों तैयार हो? प्रोफेसर ने पूछा। जैंडर ने अपनी तलवार उठाए और 7 अवरोधकों को अपने चारों ओर सुरक्षा की मुद्रा में तैरने के लिए बुलाया। उसकी चाल स्थिर थी और भाव दृढ़ थे। डैमन की आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वह अपनी परछाई के आर पार देख पा रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह आदमी अच्छा है। नहीं, कमाल है। इतनी सारी रुकावटें खड़ी करने की हिम्मत और हुनर। उसके दांत भींच गए। मैं उसके जैसे किसी से नहीं हार सकता, कभी नहीं। डैमन ने अपनी तलवार उठाकर संकेत दिया कि वह तैयार है। जैंडर ने उपहास किया, कोई बाधा नहीं डालोगे? डैमन ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि रुकावटें कैसे खड़ी की जाती हैं, और अगर आती भी तो उसे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके विरुद्ध मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जैंडर के जवाब देने से पहले ही दीवारों से प्रकाश की एक बड़ी किरण निकली। ये पहले हुए किसी भी हमले से तेज थी, इतनी तेज कि डैमन ने समय रहते अपनी कमर मोड़कर उसे चकनाचूर कर दिया। किरण दीवारों से टकराकर जैंडर के एक अवरोधक को तुरंत चकनाचूर कर गई। जैंडर का चेहरा पीला पड़ गया, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। लेकिन वह अकेला स्तब्ध नहीं था। अपने शांत स्वभाव के बावजूद डैमन का दिमाग घूम रहा था। इससे मेरी जान जा सकती थी। डैमन गहरी, तेज सांसें ले रहा था, उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे ही वह जैंडर के पीले पड़ते चेहरे को देख रहा था। बाहर से तो उसका भाव शांत था, लेकिन उसकी छाया बोध कड़वी सच्चाई को उजागर कर रही थी। प्रकाश किरणों की दिशा भांप लेने का मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा समय पर प्रतिक्रिया दे सकता था। उसकी त्वचा पर एक चुभन सी दौड़ गई, साथ ही एक ठंडी दहशत भी जो उसके सीने में गहराई तक उतर गई। वह इस एहसास को बखूबी पहचानता था। यह मौत के करीब होने का एहसास था, एक सख्त याद दिलाते हुए कि वह किसी भी पल मर सकता है। उसे डरना चाहिए था, उसे हार मानने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उसके बिना किसी पछतावे के हुनर ने ऐसे विचारों को कुंद कर दिया और उसे आगे बढ़ने का एक अनोखा रास्ता दिखा दिया। जी थी वह सबसे तेज तरीका था जिससे उसे वह पैसा मिल सकता था जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी, अपनी बहन को बेहतर जिंदगी का मौका देने के लिए, उसके इलाज का खर्च उठाने के लिए। मृत्यु मुझे नहीं रोक पाएगी, उसने दृढ़तापूर्वक सोचा।
ऐसा कहते हुए उसने युद्ध की मुद्रा अपनाते हुए अपने कांच के खंजर ज़ैंडर की ओर तान दिए। उसकी सांसें स्थिर हो गईं, उसका हृदय शांत हो गया और उसका मन संकोच से मुक्त हो गया। कार्य में कोई हिचकिचाहट नहीं, पछतावे के लिए कोई विराम नहीं। ये एक निरंकुश कौशल का दर्शन था। अखाड़ा अचानक जगमगा उठा, प्रकाश की जादुई किरणें दर्पण जैसे स्थान से गुजर रही थीं। डेमन ने परछाइयों में आई विकृतियों को महसूस किया, लेकिन वे बहुत तेज गति से चल रही थीं। उन सभी पर प्रतिक्रिया करना असंभव था। उसके लिए बस एक ही विकल्प था कि वह पूरी तरह से अपने सबसे नज़दीकी किरणों पर ध्यान केंद्रित करे। एक बीम को किनारे करके वह घूमा और अपने खंजर से दूसरे पर वार किया। ब्लेड लगा और उसे अपनी बाह में लहरें महसूस हुईं। ये लगभग किसी ठोस चीज पर वार करने जैसा था। वह थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाया, लेकिन स्थिर नहीं रहा। उसने पहले अपनी गति बढ़ा दी थी और अब उसने इसका पूरा फायदा उठाया। अखाड़े में तेजी से दौड़ते हुए वह बीमों के बीच से गुजरा। उसके कांच के खंजर कमरे में उछलते हुए लगातार हमलों को काट रहे थे और उन्हें विफल कर रहे थे। लेकिन अपनी बढ़ी हुई गति के बावजूद वह मुश्किल से ही आगे बढ़ पा रहा था। किरणों की संख्या और तीव्रता बढ़ती जा रही थी, जिससे उसे और तेज चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। ज़ैंडर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह तलवार हाथ में लिए भाग रहा था, उसके चारों ओर कई गुरुत्वाकर्षण अवरोध तैर रहे थे। हालांकि उनकी सतहों पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह थीं और उन पर पड़ने वाली हर प्रकाश किरण या तो अवरोधों को तोड़ रही थी या उन्हें और कमज़ोर कर रही थी। ज़ैंडर के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि वह हर बार एक अवरोध के टूटने पर उसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान अपनी सुरक्षा बनाए रखने और बीम से बचने के बीच बंटा हुआ था। डेमन की ओर देखते हुए वह आश्चर्य से भर गया। वह आम आदमी इतनी तेज कैसे चल पाता है? नहीं, बात सिर्फ तेजी की नहीं है, वह हल्के जादुई हमलों का अंदाजा लगा रहा है। लेकिन कैसे? ज़ैंडर एक तरफ लुढ़क गया और एक कोण से अपनी ओर आती हुई किरण पर वार करने लगा। उसकी हरकतें तेज तो थीं, लेकिन सोची समझी भी थीं। हालांकि उसकी तकनीक में सिर्फ कौशल से कहीं ज्यादा कुछ था। डेमन को पता ही नहीं था कि ज़ैंडर अपने गुरुत्वाकर्षण जादू का इस्तेमाल कर रहा था। हर वार सिर्फ शारीरिक नहीं था। उसने अपनी तलवार के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल किया, जिससे किरणें अपनी ओर खींच गईं और यह सुनिश्चित हो गया कि वे उसकी तलवार से टकराएं। लेकिन मुझे उसके खंजरों से कोई भी चेतना महसूस नहीं हो रही है, ज़ैंडर ने सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कोई व्यक्ति जो प्रथम श्रेणी की उन्नति तक भी नहीं पहुंचा है, वह बिना किसी मंत्र के प्रकाश जादू को कैसे विक्षेपित कर सकता है? उसकी सोच अचानक ही टूट गई, क्योंकि उसकी एक दीवार उसे फिर से खड़ा करने से पहले ही टूट गई। एक आवारा किरण उसके हाथ से टकराए और वह लड़खड़ा गया। उसके होठों से एक तीखी कराह निकली और दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। अवरोध ने हमले का ज्यादातर हिस्सा झेल लिया था, जिससे वह जानलेवा वार से बच गया, लेकिन जादू की गर्मी से उसकी त्वचा झुलस गई। जलते हुए मांस की गंध पसीने की तीखी गंध के साथ मिलकर हवा में फैल गई। ज़ैंडर की तलवार पर पकड़ मजबूत हो गई। उसने खुद को स्थिर किया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। मैं उस आम आदमी से नहीं हार सकता। आज नहीं, कभी नहीं। डेमन की सांस फूल रही थी। उसके जोड़ों में दर्द हो रहा था, उसकी मांसपेशियां विरोध में चीख रही थीं और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। लेकिन शरीर पर दबाव के बावजूद उसका मन शांत था। अपनी छाया बोध के जरिए उसने ज़ैंडर को लड़खड़ाते हुए देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। मुझे लगता है कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। उसने दोनों कांच के खंजरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह बिना सोचे समझे वार नहीं कर रहा था, हर वार सोच समझकर किया गया था। समय के साथ वह सीख रहा था कि अपने खंजरों पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों की दिशा को कैसे नियंत्रित किया जाए, उन्हें अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां मोड़ा जाए। ये खतरनाक और अप्रत्याशित था, लेकिन डेमन के पास और कोई चारा नहीं था। उसे खुद को और आगे बढ़ाना था, उसे एक विशेषता पर भरोसा करते हुए जो फर्क डाल सकती थी, उसकी चपलता। 5x चपलता के लिए पब फ्यूचर विज्ञापन। एक विचार के साथ उसने अपना कौशल सक्रिय कर दिया। चपलता 85 5x। उसकी फुर्ती 17 से बढ़कर 85 हो गई। तुरंत ही उसके जोड़ों का तनाव कम हो गया और उसका शरीर हल्का, लगभग रबर जैसा लगने लगा। डेमन अस्वाभाविक रूप से मुड़ा और झुका। उसकी हरकतें तरल थीं जब वह खंजरों को गोलाकार घुमा रहा था। प्रकाश किरणें उनकी कांच जैसी सतहों से टकरा रही थीं, लेकिन बेतरतीब ढंग से बिखरने के बजाय वे ज़ैंडर की ओर घातक सटीकता से उछल रही थीं। पुनर्निर्देशित किरणें ज़ैंडर की बाधाओं से टकराईं तथा उन्हें नाजुक कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। ज़ैंडर की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या? डेमन ने उसे संभलने का एक पल भी नहीं दिया।
उसने किरणों का पीछा किया, उन्हें अपने ऊपर हमला करने दिया और चतुराई से चकमा देकर उन्हें ज़ैंडर की ओर मोड़ दिया। डेमन निर्दयी था, उसकी हर हरकत में न तो कोई हिचकिचाहट थी और न ही दया। उसने सबसे कमज़ोर जगहों पर निशाना साधा और किरणों को ऐसे वार करने दिया जिससे ज़ैंडर की जान जा सकती थी। अब उसके लिए सिर्फ जीत ही मायने रखती थी। ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट बचे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज़ैंडर की सांसें तेज हो गईं क्योंकि वह नए अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा था और प्रकाश की पुनर्निर्देशित किरणें अप्रत्याशित और लगभग असंभव कोनों से आ रही थीं। डेमन की रणनीतियां अपरंपरागत, लगभग छलपूर्ण थीं और ज़ैंडर खुद को फंसा हुआ महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम अगर तुम्हें लगता है कि ये छोटी मोटी तरकीबें मुझे हरा सकती हैं, तो तुम्हें कुछ और ही करना होगा, ज़ैंडर ने झुंझलाते हुए कहा, उसकी आवाज़ निराशा से कांप रही थी। डेमन ने उपहास किया और पास की दीवार से टकराकर प्रकाश की एक और किरण ज़ैंडर की ओर मोड़ दी। यहाँ मैं दबाव में नहीं हूँ, आप हैं। मैंने आपसे कहा था, मैं जीतने वाला हूँ। अपने आत्मविश्वास के बावजूद डेमन अपनी सीमाओं से पूरी तरह वाकिफ था। उसकी सुरक्षा के लिए कोई बाधा नहीं थी, एक भी चूक उसकी जान ले सकती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी बढ़ी हुई चपलता की एक समय सीमा भी थी। 5x कौशल केवल 5 मिनट तक चलता था और कूलडाउन 10 मिनट का था। वह ये भी जानता था कि जादुई तोपें हर पल और तेज होती जा रही थीं। मुझे ये काम 5 मिनट में पूरा करना है, उसने गंभीरता से सोचा। मैं हार नहीं सकता, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ज़ैंडर के विचार डेमन की हताशा को प्रतिबिंबित करते थे। मैं हार नहीं सकता, मेरी इज्जत दांव पर है। उनकी निगाहें एक दूसरे से मिल गईं। ज़ैंडर की गहरी नीली आंखें क्रोध और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं, जबकि डेमन की आंखों पर बंदी पट्टी उसकी आंखों को ढक रही थी, जिससे उसे अटूट संकल्प का आभास हो रहा था। मैं उसे हरा दूंगा। वे दोनों एक ही बात सोचते थे, उनकी इच्छाएं एक अघोषित धैर्यपूर्ण युद्ध में टकरा रही थीं। अचानक जादुई तोपखाना फिर से घूम गया। इस बार चमकते हुए गोले हवा में तैरते हुए दिखाई दिए, मानो अशुभ रूप से लटक रहे हों। जैसे ही वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे, वे चमक उठे और बमों की तरह फट पड़े और उनके जोरदार प्रहार से अखाड़ा दहल उठा। डेमन और ज़ैंडर ने अपने दांत भींच लिए, उनका ध्यान पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया। मुझे अब ये सब खत्म करना होगा। प्रोफेसर केल ने आंखें सिकोड़ लीं, उनके चेहरे पर भाव ठंडे और अस्पष्ट थे। उन्हें उम्मीद थी कि लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी और ज़ैंडर की ज़बरदस्त ताकत कुछ ही पलों में डेमन को कुचल देगी। फिर भी उन्हें हैरानी हुई कि डेमन ने उम्मीदों को झुठला दिया। शुरुआती हमले में बच निकला और केल के अनुमान से कहीं ज़्यादा मजबूत साबित हुआ। जिस लड़के को उसने तुच्छ समझकर खारिज कर दिया था, उसने पहले कभी न दिखाई गई किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा फुर्ती और सटीकता दिखाए। डेमन की हरकतें तेज, सोची समझी और पूरी तरह से शांत थीं, और उस पर बरस रहे हल्के जादू के बावजूद उसका ध्यान अधिक था। उसके पास प्रभावशाली मोटर कौशल हैं, फुर्तीला, तेज प्रवृत्ति वाला। अफसोस की बात है कि उसका मन पूल इतना कम है और उसने जादू में कोई योग्यता नहीं दिखाई है। वह अकादमी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। केल की ठंडी निगाहें युद्ध पर करीब से नज़र रख रही थीं, जबकि डेमन अपने खंजरों को घुमा रहा था और प्रकाश की किरणों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ ज़ैंडर की ओर मोड़ रहा था। तो यही उसकी योजना है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने झूठे खंजर चुने। कक्षा के बाकी बच्चे शोर मचा रहे थे, उनकी आवाज़ें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। क्या तुमने देखा? वह इतनी तेज कैसे चल रहा है? वह गंदा धोखेबाज। वह ज़ैंडर पर हमला करने के लिए खंजरों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो नियमों के विरुद्ध होगा, है न? उस आम आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए। भीड़ के बीच इवांगेलिन की तेज आंखें चमक रही थीं जब वह डेमन की तकनीक का अध्ययन कर रही थी। क्या शानदार रणनीति है, वह बुदबुदाए। सोचिए कि वह अपने खंजर के ब्लेड से ही प्रकाश को मोड़ सकता है। उसके पास खड़ी सिल्विया ने सहमति में सिर हिलाया। उस स्तर की सटीकता के लिए अविश्वसनीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के लिए उन्होंने पहले भी इसका परीक्षण किया होगा। लियोना ने धीरे से हंसते हुए कहा, उसकी प्रशंसा स्पष्ट थी। वह अद्भुत है। चूंकि नियम सीधे जादुई हमलों की मनाही करते हैं, इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मोर्चा मोड़ने के लिए तोपखाने के अपने जादू का इस्तेमाल कर रहा है। ये साहसिक और शानदार है। डेमन की लगातार हरकतों को देखते हुए केल का भाव स्थिर बना रहा। जहां बाकी कक्षा में आक्रोश और विस्मय की स्थिति थी, वहीं केल डेमन की रणनीति की चतुराई को नकार नहीं सका। हालांकि उसके मन में लड़के में जादुई क्षमता का अभाव एक स्पष्ट दोष था जो उसे निश्चित रूप से पीछे धकेलता। ये सराहनीय प्रयास है, लेकिन इससे अपरिहार्य कार्य में देरी ही होगी। अखाड़े के अंदर डेमन को कई चोटें लगी थीं, उसकी छाती धड़क रही थी क्योंकि वह प्रकाश जादू के एक और विस्फोट से बच रहा था।
उसके पैर शीशे जैसे लग रहे थे, उसके फेफड़े जल रहे थे और उसकी आंखों में पसीना आ रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ा। उसके सामने ज़ैंडर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। पहले तो ये प्रकाश के गोले आसानी से काबू में आ रहे थे, एक बार फटकर चारों दिशाओं में किरणें बिखेर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, उनकी संख्या बढ़ती गई। अब पूरा अखाड़ा एक मौत का जाल बन गया था, जो जादुई किरणों और विस्फोट करने वाले गोलों से भरा हुआ था। डेमन ने अपने दांत भींच लिए, उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरी कुशलता खत्म होने वाली है, उसने गंभीरता से सोचा। उसकी अस्थायी शक्ति वृद्धि की टिक टिक करती घड़ी उसके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। उसने अपनी छाया धारणा में प्रकाश के गोले महसूस किए, उनकी घातक ऊर्जा अशुभ रूप से चमक रही थी। मुझे ये सब जोखिम में डालना होगा। दोनों खंजरों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए डेमन ने अकल्पनीय काम किया। वह सीधे प्रकाश के गोलों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पहले वाले के पास पहुंचा, उसने अपनी पूरी ताकत से खंजर घुमाया, जिससे गोला परावर्तित दीवारों की ओर तेजी से जा गिरा। वह एक तेज चमक के साथ उछला और ज़ैंडर के पीछे छिपे हुए अवरोध से टकराया। टक्कर से ज़ैंडर उड़ गया और उसकी रोशनी ने उसे एक भयंकर विस्फोट में घेर लिया। लेकिन डेमन की तेज नज़रों ने ज़ैंडर और हमले के बीच बन रहे एक और अवरोध की झिलमिलाहट को भांप लिया। पब फ्यूचर एड्स, छी! उसने इसे रोक दिया। डेमन बुदबुदाया, उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ रही थी। ज़ैंडर को संभलने का मौका दिए बिना डेमन उसके पीछे दौड़ा। नीचे खिसकते हुए उसने ज़ैंडर के एक और अवरोधक पर अपने खंजर से वार किया, जिससे वह टूट गया। ठीक उसी समय जब वह प्रकाश के एक और गोले से बाल बाल बचा। गोला उसके पीछे जोर से फटा, जिससे ज़ैंडर अचंभित रह गया। ज़ैंडर की दबी हुई चीख गूंजी जब वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर खून से लथपथ और घायल था। लेकिन डेमन ने कोई दया नहीं दिखाई। अपने अंगों में हो रहे भीषण दर्द को नज़रअंदाज करते हुए वह प्रकाश किरणों की बौछार में तेजी से आगे बढ़ा और उन्हें अपने आसपास के गैर घातक हिस्सों से छूते हुए निकल गया। उसका निशाना साफ था, प्रकाश का सबसे बड़ा गोला जो अशुभ रूप से आगे मंडरा रहा था। अपने खंजर से उस पर वार करते ही गोला एक तेज चमक के साथ फट गया। विस्फोट की तीव्रता से डेमन पीछे की ओर गिरा, उसका शरीर विरोध में चीख उठा, लेकिन ज़ैंडर ने इसका सबसे ज्यादा खतरा झेला। पहले हुए हमले से अभी भी लड़खड़ाता हुआ वह बिखरी हुई प्रकाश किरणों में फंस गया और उसकी गर्मी से उसका खून खौल रहा था। ज़ैंडर कराह उठा, उसका शरीर ऐंठ रहा था, टूटी पसलियां और फटा हुआ मांस उस पर हावी हो गया था। पीड़ा के बावजूद वह लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उसकी वर्दी फटी हुई थी। दांत पीसते हुए उसने गुर्राते हुए कहा, ग्रेविटी मैजिक, वेटेड वर्ल्ड। अखाड़े में गुरुत्वाकर्षण बदल गया, जिससे उसके आसपास की हर चीज नीचे की ओर खींच गई। प्रकाश की किरणें थोड़ी धीमी पड़ गईं और दमनकारी बल ने उनकी गति को धीमा कर दिया। मैं नहीं हारूंगा, ज़ैंडर ने कर्कश स्वर में कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं तुम जैसों से नहीं हारूंगा। वह दहाड़ा, उसके मुंह से खून टपक रहा था। दूसरी तरफ डेमन की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी वर्दी झुलस गई थी, उसके हाथ पैर शीशे जैसे लग रहे थे और अनगिनत घावों से खून बह रहा था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था और उसका शरीर आराम के लिए चीख रहा था, लेकिन वह डटा रहा। वह अभी भी खड़ा है। कैसे? उसने उस हमले को बिल्कुल सीधा झेला। डेमन के विचार तेजी से दौड़ गए और उसने दांत पीस लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी जीतूंगा, उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। डेमन ने एक और किरण को चकमा दिया, उसकी हरकतें सुस्त होती जा रही थीं क्योंकि उसका 5x चपलता कौशल निष्क्रियता के कगार पर था। ज़ैंडर की ओर देखते हुए उसने देखा कि कैसे गुरुत्वाकर्षण जादू ने उसके आसपास की प्रकाश किरणों को दबा दिया था, लेकिन डेमन ने उपहास किया। मुझसे अधिक मन होने से तुम बच नहीं पाओगे, ज़ैंडर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें ही बचाने की जरूरत है। डेमन ने गुर्राते हुए अपना बायां खंजर प्रकाश के एक और गोले पर दे मारा। प्रकाश ने उसकी बांह जला दी, लेकिन उसने चीख को दबा लिया और गोले को ज़ैंडर की ओर धकेल दिया। पहले से ही कमजोर ज़ैंडर ने एक टूटा हुआ अवरोध उठाया। गोला उससे टकराया और जोर से फटा, जिससे ज़ैंडर पीछे हट गया। डेमन ने मौके का फायदा उठाया और अपना दाहिना खंजर अवरोध पर फेंका। ब्लेड टकराते ही चकनाचूर हो गया और उसके हल्के विस्फोट ने ज़ैंडर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। हमले की जोरदार आवाज़ से ज़ैंडर अखाड़े की दीवार से टकराकर गिर पड़ा, उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बिना हिले डुले। उसके नीचे खून जमा हो गया, उसकी तलवार उसके बगल में बिखर गई। डेमन उस अफरा तफरी के बीच खड़ा था, उसका बायां हाथ जल गया था और बेकार हो गया था, उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसकी 5x चपलता कुशलता का असर कम हो रहा था।
वह लड़खड़ा रहा था, सीधा खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं जीत गया, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया। थकान उस पर लहर की तरह छा गई। लेकिन जैसे ही वह गिरने ही वाला था, एक हल्की सी झुरझुरी उसकी आंख में आ गई। ज़ैंडर का खून से सना हाथ भींचा हुआ था, उसका घायल शरीर कांप रहा था और वह खुद को खड़ा करने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, ज़ैंडर दहाड़ा, उसकी आवाज़ में चुनौती भरी थी। डैमन का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांस गले में अटक गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ैंडर का पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था, उसकी मांसपेशियां हर हल्की सांस के साथ जकड़ रही थीं। उसकी त्वचा झुलस गई थी, अनगिनत घावों से खून बह रहा था और उसके पैर मानो अब मौजूद ही नहीं थे। उसकी आंखों के सामने अखाड़ा धुंधला गया, लेकिन उसका मन एक ही विचार से जल रहा था। मैं हार नहीं सकता, मैं किसी आम आदमी से नहीं हार सकता। उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं हार नहीं सकता। एक गहरी कराह के साथ उसने अपना सिर उठाया, उसका खून से सना चेहरा पीला और थका हुआ था। उसकी आंखें, जो मुश्किल से खुली थीं, अपने प्रतिद्वंद्वी पर टिकी हुई थीं। आम आदमी नहीं, डैमन ग्रे थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसका शरीर खून से लथपथ था। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, लेकिन उसका चेहरा बेचैन कर देने वाला शांत था। ज़ैंडर अब भी उस आदमी से निकलता हुआ शांत निश्चय महसूस कर सकता था जिसे वह कभी नज़रअंदाज समझता था। वो तो बस एक कीड़ा है, ज़ैंडर ने सोचा, हालांकि उसके मन में ये शब्द खोखले लग रहे थे। डैमन को इतनी दूर तक नहीं आना चाहिए था। वो एक मामूली कीड़ा था, आम लोगों के बीच पहचाने जाने लायक भी नहीं। लेकिन अब डैमन अपनी चोटों के बावजूद पूरी तरह से खड़ा था। उसका बायां हाथ लाल और कच्चा था, लगभग पहचान से परे जल रहा था। अपने दाहिने हाथ में उसने झूठ का खंजर पकड़ा हुआ था, जिसकी धार उसके अपने खून से सनी हुई थी। ज़ैंडर ने अपने दांत पीस लिए, उसके दर्द में गुस्सा उबल रहा था। मैं हिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं हारूंगा नहीं। मैं हारने से इनकार करता हूँ। उनके ऊपर जादुई तोपखाना फिर से चलने लगा, हल्के जादू की गूंज तेज होती जा रही थी क्योंकि वह एक और बमबारी की तैयारी कर रहा था। डैमन ने अपनी छाया बोध शक्ति से परिवर्तन को महसूस करते हुए थोड़ा सा स्थान बदला, लेकिन उसकी गतिविधियां सुस्त थीं। ज़ैंडर दहाड़ा, उसकी आवाज़ कठोर और हताशा से भरी हुई थी। मैं तुम जैसे लोगों से नहीं हारूंगा, एक साधारण व्यक्ति से। अकल्पनीय काम करते हुए उसके खून से सने हाथ कांप उठे। उसने अपने गुरुत्वाकर्षण जादू का प्रवाह उलट दिया। ज़ैंडर के जादू के विकृत होते ही अखाड़ा कांप उठा। नीचे की ओर खींचने के बजाय उसके गुरुत्वाकर्षण मंत्र ने ऊपर की ओर धक्का दिया, जिससे एक विरोधी बल उत्पन्न हुआ जो आने वाले प्रकाश जादू को परावर्तित कर रहा था। प्रचंड ऊर्जा के गोले, जो कभी उसे नष्ट करने के लिए लक्षित थे, अब उलट गए और घातक सटीकता के साथ डैमन की ओर वापस बढ़ रहे थे। मंच से प्रोफेसर कील की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। उसने युद्ध के बीच में एक नया मंत्र बनाया, सिर्फ हल्के जादू के हमलों का मुकाबला करने के लिए। डैमन का शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसकी छाया बोध शक्ति ने उसे आने वाले हमले का आभास तो दे दिया, लेकिन उसका जर्जर शरीर इतना क्षतिग्रस्त और सुस्त था कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। परावर्तित प्रकाश जादू ने उस पर सीधा प्रहार किया। विस्फोट से डैमन उछल पड़ा, उसका शरीर दीप्तिमान ऊर्जा की लपटों में घिर गया। उसकी त्वचा जल गई और उसके फेफड़े झुलस गए, जिससे वह जोर से खांसने लगा। वह जमीन पर जोर से गिरा और फिसलकर रुक गया क्योंकि उसका खून उसके नीचे की जमीन में भीग गया था। ज़ैंडर ने झुंझलाते हुए मुश्किल से खड़े होकर, एक आंख बंद की हुई थी और दूसरी अपने प्रतिद्वंदी को घूरने के लिए बस थोड़ी सी खुली हुई थी। उसने एक टेढ़ी मुस्कान पेश की, उसके दांत लाल रंग के थे। मैं किसी तुच्छ आम आदमी से नहीं हारूंगा। तुम्हारे जैसे लोग घृणित हैं, कृतघ्न, संकर जाति के। मैं तुम्हारे जैसे किसी से कभी नहीं हार सकता, उसने थूकते हुए कहा, हालांकि हर शब्द उसे और अधिक थका रहा था। डैमन जमीन पर पड़ा था, उसकी छाती धड़क रही थी और वह सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ फड़क रहे थे, वह खंजर ढूंढ रहा था जो उसकी पकड़ से गिर गया था, जिसका मुंह उसके अपने खून से सना हुआ था। मैं हिल नहीं सकता। डैमन के विचार धुंधले थे, उसका शरीर विरोध में चीख रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और हर सांस मानो कांच के टुकड़े उसकी छाती को चीरते हुए निकल रहे थे। उसके ऊपर प्रकाश जादू के चमकते गोले अशुभ रूप से मंडरा रहे थे, उसकी जान लेने के लिए तैयार। तभी धुंध को चीरती हुई एक तेज अधिसूचना आई। डिंग, HP 19/50। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। निराशा उसके पेट में पत्थर की तरह जम रही थी, क्योंकि मडराता हुआ प्रकाश और अधिक तेज होता जा रहा था, जो केवल मृत्यु का वादा कर रहा था। डैमन की चेतना लुप्त होती जा रही थी, उसका मन अपनी छाया बोध की गहराई में डूबता जा रहा था।
उसकी इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हो गईं, अखाड़े से बहुत आगे बढ़कर अवलोकन डेक तक पहुंच गईं जहां उसके सहपाठी खड़े थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। हाहा, उस आम आदमी को आखिरकार अपनी जगह पता चल ही गई, एक ने उपहास किया। आप कचरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक अन्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तीसरे ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, उसे तो अकादमी से निकाल दिया जाना चाहिए। लियोना ने अपने होंठ काटे, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और डेमन के कुचले हुए शरीर को घूरने लगी। चलो डेमन, उठो, तुम इस तरह नहीं हार सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ हताशा से कांप रही थी। भीड़ के ऊपर प्रोफेसर केल की ठंडी अलग आवाज़ गूंजी, जो उपहास के शोर को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। यह अपरिहार्य था, उसके पास कभी कोई मौका नहीं था। डेमन की फीकी पड़ती चेतना में क्रोध की एक चिंगारी भड़क उठी। उसका खून खौल उठा, उसकी आत्मा फिर से दहाड़ उठी। मैं हार नहीं सकता, अभी नहीं, जब उसे बचाने का यही मेरा एकमात्र मौका है। एक पीड़ा भरी दहाड़ के साथ डेमन ने खुद को डगमगाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसकी हंसी धीमी, टूटी फूटी और गले से निकली हुई थी, फिर ठंडी और विद्रोही सी हो गई। उसकी आंखों से पट्टी हट गई और उसकी गहरी, अडिग आंखें दिखाई देने लगीं। जैसे ही उसने अपनी छाया बोध पर लगाम लगाए, उसके आसपास की परछाइयां लहराने लगीं और कुंडलित होने लगीं। उसने अपनी बिखरी हुई इंद्रियों को काबू में किया, जबकि उसका शरीर विरोध में चीख रहा था। उसने अपना टूटा हुआ, खून से सना खंजर ज़ैंडर की ओर तान दिया, उसकी आवाज़ बर्फ की तरह तीखी थी। तुम मुझे जितना चाहो उतना नीच कह सकते हो, लेकिन तुम और मैं ज़्यादा अलग नहीं हैं। तुम्हारे बारे में सिर्फ एक ही खास बात है कि तुम धनवान परिवार में पैदा हुए हो। तुमने खुद कुछ भी नहीं कमाया। तुमने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम जो भी हो, वो तुम्हें सोने की थाली में परोस कर दिया गया है। तुम खास नहीं हो, तुम तो बस एक और विशेषाधिकार प्राप्त संतान हो, जो अपने जन्म के संयोग से लाभान्वित हो रही हो। ज़ैंडर अभी भी अपनी जगह पर जड़वत डेमन को घूर रहा था। उसका शरीर इतना भारी था कि हिल भी नहीं सकता था, उसकी जादुई शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसका अभिमान उसे डगमगाने नहीं दे रहा था। फिर हम देखेंगे कि आखिर में किसकी हंसी निकलती है, ज़ैंडर ने जहर से भरी आवाज़ में गुर्राहट के साथ कहा। उसने प्रकाश जादू के घूमते हुए क्षेत्र में एक कष्टदायक कदम आगे बढ़ाया। हमले तेज होते गए, उनकी प्रचंडता चरमोत्कर्ष पर पहुंचती गई। दोनों लड़ाकों के बीच कई मीटर चौड़ा प्रकाश का एक विशाल गोला बन गया, जिसकी ऊर्जा अशुभ रूप से स्पंदित हो रही थी। ये बात देखने वाले सभी लोगों के लिए स्पष्ट थी, जो भी उस गोले को दूसरे की ओर धकेलने में सफल होगा, वह विजयी होगा या फिर वह आखिरी व्यक्ति होगा जो बच पाएगा। ज़ैंडर ने दांत पीसकर एक और कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने गुरुत्वाकर्षण बल को उल्टा, उसका जादू भड़क उठा। डेमन ने अपना खंजर थाम लिया, विरोध में दहाड़ा और उस विशाल गोले की ओर दौड़ा। उसका टूटा हुआ शरीर हर हरकत के साथ कांप रहा था। ऊपर से प्रोफेसर केल का चेहरा चिंता से मुड़ गया और वह भौंकने लगा। बस बहुत हो गया, तुम दोनों मर जाओगे, यह मैच खत्म। किसी भी लड़के ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। चुप रहो, वे एक साथ चिल्लाए, उनकी आवाज़ कच्ची और अदम्य दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। डेमन ने अपना खंजर गोले में घुसाया, लेकिन वार होते ही हथियार चकनाचूर हो गया। ब्लेड के टुकड़े उसके चेहरे की ओर उड़े, उसकी त्वचा में गहराई तक धंस गए और उसके गालों पर खून की धारें पड़ गईं। उसने दांत पीस लिए, उसका विकलांग हाथ कांप रहा था जब उसने उसे प्रकाश के गोले पर दबाने के लिए उठाया। पूरी ताकत से धक्का देने पर उसके दोनों हाथ जलने लगे। ज़ैंडर अपनी भुजाएं उठाने में असमर्थ था, उसने अपना पूरा वजन गोले पर टिका दिया। उसका गुरुत्वाकर्षण जादू ही उसकी एकमात्र प्रतिरोधक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा था। दोनों लड़कों को भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन उनमें से किसी को भी आराम नहीं मिला। डेमन की आंखें धुंधली पड़ गईं, उसकी ताकत कम होती जा रही थी। उसने अपने होंठ तब तक काटे जब तक उसमें से खून नहीं निकलने लगा, ताकि वह गोला उसे निगल न सके। केवल अपनी बाहों का उपयोग करना पर्याप्त नहीं होगा, इस चीज़ के हिलने से पहले ही वे टूट जाएंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन की थोड़ी सी मात्रा को इकट्ठा किया। परछाइयाँ टिमटिमाती और उसकी हथेलियों में एक साथ मिलकर छाया जादू का एक घना गोला बन गईं। ये सच है कि मेरे पास एक छोटा सा मनपूल है, और मैं आप लोगों की तरह जादू नहीं कर सकता, लेकिन मैं युद्ध में किसी से भी हारने से इनकार करता हूँ। अपनी इस छोटी सी शक्ति से मैं एक विशालकाय को गिरा दूंगा। एक उद्दंड गर्जना के साथ डेमन ने अपना बचा हुआ सारा मान, अपनी सारी ऊर्जा छाया जादू के गोले में उड़ेल दी। प्रकाश और छाया के टकराव ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। जादुई गुण विस्फोटित हो गए, जिससे विनाश की लहरें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। तेज रोशनी हवा में गगनभेदी बल के साथ बरस रही थी।
बिजली की तेज लहर ने दोनों लड़कों को अखाड़े में फेंक दिया, उनके शरीर दीवारों से टकरा रहे थे और खून के छींटे पड़ रहे थे। डिंग। HP 2/50। जैसे ही रोशनी मंद हुई, अखाड़े में भयानक सन्नाटा छा गया। दोनों लड़के निश्चल पड़े थे, उनके चारों ओर खून जमा हो गया था और वे हल्के से छटपटा रहे थे। जैंडर का शरीर एक बार कांपने के बाद स्थिर हो गया, उसकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो गई। डेमन देख नहीं पा रहा था, उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। लेकिन अंधेरे के पर्दे के पीछे से उसकी छाया बोध शक्ति ने हल्की सी आवाज़ें सुनी, अखाड़े की ओर दौड़ते हुए चिकित्सकों के तेज कदमों की आहट। उसने एक धीमी, कर्कश आवाज निकाली जिससे उसका घायल शरीर हिलने लगा। एक कष्टदायक कदम। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा, लेकिन उसकी टूटी हुई भुजाएं जमीन पर पंजों से टकराती रहीं, उसके टूटे हुए शरीर को आगे की ओर घसीटती रहीं, जिससे उसके पीछे खून की लकीरें बन गईं। जब वह आखिरकार जैंडर के पास पहुंचा तो डेमन ने खुद को जबरदस्ती खड़ा कर लिया, उसके पैर कांप रहे थे मानो किसी भी पल जवाब दे देंगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका पूरा शरीर उसे रुकने के लिए चीख रहा था। मौत का ठंडा आलिंगन बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। लेकिन वह सीधा खड़ा रहा, उसकी आकृति फटी हुई और खून से सनी हुई थी। उसने जैंडर की तरफ देखा, जिसकी रक्तरंजित आंखें मुश्किल से खुली थीं। मैं जीतता हूँ, डेमन फुसफुसाया, उसकी आवाज़ भारी लेकिन दृढ़ थी। जैंडर की आंखें क्रोध और निराशा के आंसुओं से भर गईं और फिर बंद हो गईं, उसकी चेतना लुप्त हो गई। डेमन ने दूर से चिकित्सकों की चीखें सुनी, जो उसके करीब आ रही थीं, लेकिन उसके आसपास की दुनिया मानो गायब हो गई। उसकी अपनी इंद्रियां सुस्त होते ही उसकी अनुभूति की परछाइयां खामोश हो गईं। फिर भी जब सब कुछ अंधकार में हो गया, तब भी डेमन खड़ा रहा, टूटा हुआ, खून से लथपथ और विजयी। ये मुकाबला बेहद चौंकाने वाला था। तीसरे नंबर का छात्र जैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट, अकादमी के सबसे कमज़ोर छात्र डेमन ग्रे के खिलाफ था। यह एक ऐसा द्वंद्व था जो शुरू होते ही खत्म हो जाना चाहिए था। जैंडर की जबरदस्त ताकत ने डेमन के कमज़ोर मैनापूल को तहस-नहस कर दिया। लेकिन नतीजा सभी उम्मीदों से परे था। तमाम मुश्किलों के बावजूद डेमन वहीं खड़ा था, बुरी तरह घायल और खून से लथपथ, अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी पर भारी पड़ रहा था। जो अखाड़ा कभी उपहास और मजाक से भरा था, वहां अब एक स्तब्ध सन्नाटा छा गया था। जो लोग डेमन को तुच्छ समझते थे, वे अब उसे विस्मय और अविश्वास के मिले जुले भाव से देख रहे थे। उसकी अडिग भावना ने उनकी घृणा पर एक छाया डाल दी थी और उन्हें इस अकाट्य सत्य का सामना करने पर मजबूर कर दिया था, यह कोई साधारण छात्र नहीं था। उन्हें उनके शब्द, उनका दर्शन याद आ गया, जिसे उन्होंने एक भ्रमित मूर्ख की बकवास समझकर खारिज कर दिया था। अब वही शब्द उनके मन में गूंज रहे थे। असंभव, वह कैसे बच गया? क्या वह इंसान भी है? कोई भी इतना नुकसान सहकर भी खड़ा नहीं रह सकता। वह एक विचित्र व्यक्ति है। प्रोफेसर केल बहुत पहले ही अवलोकन डेक के बाहर अपनी जगह छोड़ चुके थे। अंतिम संघर्ष की तीव्रता ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि द्वंद्वयुद्ध सुरक्षा की सीमा से बहुत आगे निकल चुका है। उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन लड़ाके अपने संघर्ष में इतने मग्न थे कि उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाए। कायल की विशेषता काला जादू थी, उपचार नहीं। अगर वह समय पर उन तक पहुंच भी जाता, तो भी उसकी क्षमताएं उनके टूटे हुए शरीरों को जोड़ने में ज्यादा काम नहीं आती। निराश और लाचार होकर उसने आपातकालीन उपचारकों को बुलाया और अपने कम्युनिकेटर में जोर जोर से चिल्लाया। सौभाग्य से प्रतिक्रिया तुरंत हुई। उपचारक पास ही तैनात थे, जो ऐसे मुकाबलों में संभावित चोटों का अंदाजा लगा रहे थे। केल ने विशाल गुंबददार दरवाजों को खोलने में समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने काली ऊर्जा का एक उभार बुलाया और अपनी पूरी ताकत से उस अवरोध को भेद दिया। जैसे ही रास्ता खुला, लियोना तूफान की तरह अंदर घुसी, उसका शरीर उसके स्ट्रोंग गुण जादू की ऊर्जा से चटक रहा था। उसकी सुनहरी आंखें डेमन के खून से लथपथ शरीर पर टिकी थीं, जो चुनौती देते हुए भी सीधा खड़ा था। चिंता और गुस्से से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह उसकी ओर दौड़ी। डेमन, डेमन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। फिर भी वह हिचकिचा रही थी। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे डर था कि उसे छूने से उसकी हालत और बिगड़ सकती है। उसके पीछे केल के नेतृत्व में सभी चिकित्सक अखाड़े में उमड़ पड़े। सिल्विया और इवांगेलिन कुछ ही देर बाद वहां पहुंची। उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए थे जब उन्होंने दृश्य का जायजा लिया। जैंडर और डेमन को सावधानी से स्ट्रेचर पर लिटाया गया, उनके शरीर विभिन्न उपचार मंत्रों की झिलमिलाती रोशनी से घिरे हुए थे। मार्कस खून से लथपथ अखाड़े में लड़खड़ाता हुआ जैंडर के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर और हताशा का भाव था। वह आगे बढ़ा और अपने दोस्त का नाम फुसफुसाया। लियोना ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसका शरीर दबे हुए गुस्से से कांप रहा था। उसकी नज़र जैंडर और डेमन के बीच घूम रही थी।
यह एक सम्मानजनक द्वंद्व था और डेमन विजयी हुआ था, लेकिन इससे उसके दिल में सुलगते गुस्से को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। कांव कांव, मरा मरा मरा। सिल्विया के कंधे पर बैठे कौवे की अशुभ चीख ने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ा। चिड़िया ने बेचैनी से अपने पंख फड़फड़ाए और फिर उड़कर डेमन के स्ट्रेचर पर बैठ गई। सिल्विया का चेहरा भूतिया सफ़ेद पड़ गया जब कौवे के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। वह वहां यूं ही खड़ी नहीं रह सकती थी। उसने डेमन की देखभाल कर रहे चिकित्सकों को धक्का देकर आगे बढ़ा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और वह एक मंत्र तैयार कर रही थी। मुझे मदद करने दो, उसने जोर देकर कहा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। चंद्र पुनर्स्थापना। जैसे ही उसने अपना सबसे शक्तिशाली उपचार मंत्र डाला, उसके हाथों में एक कोमल चांदी जैसी रोशनी छा गई। उसके चंद्र गुण जादू की हल्की चमक डेमन के घायल शरीर में समा गई, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे। घाव बहुत गहरे थे। मृत्यु के कगार पर पहुंचे किसी व्यक्ति के लिए उपचार जादू बस इतना ही कर सकता था। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने पूछा, क्या वह अभी भी जीवित है? उसके बगल में काले रंग का हुड पहने हुए चिकित्सक ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह जिंदा है, मुश्किल से। ऐसी चोटों के साथ उसे तुरंत मर जाना चाहिए था। यह आश्चर्यजनक है। चिकित्सक ने सिल्विया की ओर देखा और उसके हाथों में कांपन तथा उसके चेहरे पर उभरी चिंता को देखा। पब फ्यूचर विज्ञापन, तुम्हारा दोस्त। वह बहुत कठोर है, चिकित्सक ने धीरे से कहा। सिल्विया ने बड़ी मुश्किल से निगला, खुद को उन शब्दों पर यकीन करने के लिए तैयार किया, जबकि उसके जादू की फीकी रोशनी चमकती रही। अकादमी का सबसे कमज़ोर डेमन ग्रे असंभव से बच निकला था, लेकिन किस कीमत पर? इवांगेलिन ने अपने होंठ काटे। उसके दांत इतने जोर से दब गए कि लगभग खून ही निकल आया। सिल्विया के उलट, वह खुद को रोक नहीं पाए, किसी भी तरह से नहीं। हालांकि उसके पास उपचारात्मक प्रकाश जादू का इस्तेमाल करने की क्षमता थी, लेकिन वह कमज़ोर थी, सिल्विया की क्षमता की एक घटिया नकल। अब वह बस अपने हाथ जोड़कर मन ही मन विनाश की देवी से प्रार्थना कर सकती थी और अपने सहपाठियों की जान बख्शने की विनती कर सकती थी। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। यह विचार उसके दिल पर तलवार की तरह चुभ गया। उसे गहरा, कुतरता हुआ पछतावा हुआ जब उसने डेमन और ज़ेंडर को देखा, दोनों घायल और खून से लथपथ। आज का दिन मज़ेदार था, लगभग कहानियों वाले साहसी लोगों की पार्टी जैसा। और डेमन ही वह गोंद था जिसने उन्हें एक साथ बांध रखा था। लेकिन अब सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया था। ज़ेंडर और डेमन हमेशा से एक दूसरे से असहमत रहे थे। उनके व्यक्तित्व, उनके आदर्श, उनकी हर बात में टकराव था। दोनों ही झुकने को तैयार नहीं थे, समझौता करने को तैयार नहीं थे। इवांगेलिन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, अपराधबोध उसे अंदर तक खाए जा रहा था। मैंने ऐसा क्यों होने दिया? मार्कस पास ही खड़ा था, भूत की तरह पीला, उसका चेहरा दहशत से जम गया था। उसकी छाती में दिल बेतरतीब ढंग से धड़क रहा था जब वह चिकित्सकों को ज़ेंडर पर बेतहाशा काम करते देख रहा था। साफ, ठीक, फिर से, एक बार और। चिकित्सकों की आवाज़ें गूंजने लगी, उनकी संयुक्त बिजली और उपचार जादू की गूंज कमरे में गूंजने लगी। हमें पुनर्जीवन औषधि की 2 शीशियां चाहिए अभी। मार्कस ने उन्हें मुश्किल से सुना। उसका मन भय और निराशा के भंवर में फंसा हुआ था। पहले लाख गायब हुआ और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिर इसहाक बिना किसी निशान के गायब हो गया और हालांकि कोई शव नहीं मिला था, फिर भी सभी ने पहले ही बुरा मान लिया था। अब टोबियास, उनके एक और दोस्त पर अकल्पनीय अपराधों का आरोप लगाया जा रहा था। ये बहुत ज्यादा था। मार्कस का सिर धड़क रहा था और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने उन्हें अपनी कनपटियों पर दबाया। हमें क्या हो रहा है? हे देवी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया हमारी मदद करें। जैसे ही उसकी धुंधली नज़र डेमन ग्रे के बेहोश शरीर पर पड़ी, मार्कस गुस्से और बर्फीले, अटूट भय के मिश्रण से भर गया। डेमन हमेशा से जिद्दी और अडिग रहा था। मार खाने के बाद भी उसकी तीखी नीली आंखों ने अपना बर्फीला दृढ़ संकल्प नहीं खोया था। पर अब उसकी आंखें नीली थीं, लेकिन अब काली हो गई हैं। मार्कस का दिमाग बेचैन कर देने वाली यादों के टुकड़ों को जोड़ने में व्यस्त था। उसकी आंखें बदल गईं। क्या ये तब हुआ जब हमने उसे पीटा और बैरियर के पार मरा हुआ समझकर छोड़ दिया? यह एहसास उस पर वज्रपात की तरह हुआ। उसने पूरी रात अकादमी बैरियर के बाहर बिताई, मार्कस ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। राक्षसों से भरे इलाके में, खून से लथपथ, खून से राक्षस निकल आए होंगे। कोई रास्ता नहीं था कि वह बच पाता। उसने घूंट भरा, उसका गला रेत के कागज की तरह सूख गया था। डेमन पूरी रात खून से लथपथ उस दुष्ट जंगल में जिंदा रहा। और फिर भी वह वापस आ गया, लेकिन उसकी आंखें अलग हैं।
मार्कस का डर गहराता गया, उसका मन अंधकार में स्थानों की ओर बढ़ता गया। वह पहले से ज्यादा तेज है, पहले से ज्यादा ताकतवर है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने लियोना वेलेफिया से लड़ाई की और बच गया। क्या ये? नहीं, ये डेमन ग्रे नहीं है। उसका शरीर जोर से कांप रहा था, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। यह एक राक्षस है जो उसका होने का नाटक कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके विचार उन्मत्त हो गए। बाधा के उस पार के राक्षस किसी भी प्रथम वर्ष के छात्र से ज्यादा शक्तिशाली थे। मुझे प्रोफेसरों को बताना होगा, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो इसका मतलब होगा कि हमने असली डेमन ग्रे को मार डाला। लाक, इसहाक, वे भी इसी से मारे गए होंगे। मार्कस के घुटने मुड़ गए और वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके मन में भय और अपराध बोध का तूफान उमड़ रहा था। मुझे और सबूत चाहिए, वरना वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में दर्द से गड़ गए। मुझे सच जानना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। पहली अनुभूति जो उसे हुई वह थी चारों ओर फैले अंधेरे की परछाइयों की एक दुनिया। यह उसके लिए जाना पहचाना था, वह अजीब सा क्षेत्र जहां उसकी इंद्रियां अक्सर भटकती थीं, लेकिन इस बार यह अलग लग रहा था। जैसे धुंधली दृष्टि फिर से फोकस पाने के लिए संघर्ष कर रही हो, परछाइयां अस्पष्ट लग रही थीं, मानो कोई चीज उसकी स्पष्टता में बाधा डाल रही हो। डेमन की आंखें फड़फड़ा कर खुल गईं, उसकी सांसें उथली और कर्कश थीं, गला सूख रहा था। कमरा धुंधला था, उसकी हल्की रोशनी मुश्किल से कोनों तक पहुंच रही थी, लेकिन ऊपर की छत साफ दिखाई दे रही थी। अस्पताल। धुंधले अंधेरे ने उसकी दृष्टि में जरा भी बाधा नहीं डाली। पहली बार उसकी सामान्य दृष्टि और परछाई दोनों एक साथ सक्रिय थीं। यह एहसास अजीब था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे तुरंत पहचान गया कि वह कहाँ है। गुंडों द्वारा लहूलुहान किए जाने के बाद उसे कई बार यहाँ भेजा जा चुका था। ये जगह उसके लिए कोई अजनबी नहीं थी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर के हर जोड़, मांसपेशी और हड्डी में एक सुस्त, दर्दनाक पीड़ा के साथ विरोध हो रहा था। वह धीरे से कराह उठा, उसकी आवाज़ कमजोर और भारी थी। जैसे ही उसकी आंखें समायोजित हुईं, किसी चीज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक परिचित सिस्टम प्रॉम्प्ट उसकी दृष्टि में धीरे धीरे मंडरा रहा था। HP 40/50। डेमन ने चमकते संदेश की ओर कांपते हुए हाथ उठाया, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। मैं अभी भी जीवित हूँ, हो, उसने बुदबुदाया। मौत के एक और झटके से बच निकलने की गंभीरता के बावजूद उसका दिल शांत था। न राहत की लहर थी, न खुशी के आंसू। वह पहले भी कई बार यहाँ आ चुका था। अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर डेमन किसी तरह बैठने की मुद्रा में आ गया। जैसे ही उसने अपने बिस्तर पर नजर डाली, किसी असामान्य चीज ने उसका ध्यान खींचा। अस्पताल में कई बार जाने के बाद पहली बार जब वह उठा तो कोई उसके पास था। यह कोई उपचारक नहीं था, वह एक जवान लड़की थी जिसके काले बालों में सफ़ेद हाइलाइट्स थीं। उसके सिर पर रखे जानवर जैसे कान नींद में हल्के से हिल रहे थे। उसकी सांसें धीमी और एक समान थीं, और उसके चेहरे पर अचेतन शांति छाई हुई थी। लियोना वेलेफिया, वह यहाँ क्या कर रही है? डेमन की सतर्क निगाहें उस पर टिकी रहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जानवर जैसी लड़की उसके बगल में क्यों बैठी सो रही है, मानो वह वहीं की हो। अपने बिस्तर के पास उसने अपना पेजर और उसके बगल में कौवा देखा। वह पक्षी चुपचाप, आंखें बंद किए, बिना हिले डुले बैठा था। अचानक उसके पेट में जोर से गुर्राहट हुई और उसकी आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। डेमन अकड़ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर से बेहोश था, लेकिन अगर उसकी परछाई की भूख चरम पर पहुंच गई तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। उसकी नज़रें कमरे में इधर उधर अपनी परछाई ढूंढ रही थीं। वह वहाँ थी, अस्पताल में फैलती हल्की रोशनी में धुंधली सी। वह हिल भी नहीं रही थी, बस किसी आम परछाई की तरह व्यवहार कर रही थी। डेमन ने राहत की सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा। परछाई कोई गड़बड़ नहीं कर रही थी, इसलिए उसने खुद को शांत होने दिया। फिलहाल, कम से कम, तात्कालिक खतरा टल गया था। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था, द्वंद्वयुद्ध के बाद क्या हुआ था और लियोना यहाँ क्यों थी? उसने अपना सिस्टम पैनल खोला, इंटरफेस की हल्की चमक उसकी दृष्टि को रोशन कर रही थी। HP 40/50। मन 90/90। शक्ति 9। चपलता 17। पब फ्यूचर विज्ञापन। गति 35। धीरज 10। कक्षा छाया 100। छाया भूख स्तर 2%। छाया स्तर 2%। स्थिति छायापूर्ण है। विशेषताएं अम्ब्रा कौशल 5x निरंकुश छाया बोध। लॉक किया गया। उफ, डेमन ने राहत की सांस ली। उसकी छाया की भूख अब काबू में थी। इस सूचना ने उसे कुछ हद तक शांत किया, लेकिन एक परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा कर दिया।
मैं कब से बाहर हूँ। ठीक होने के बाद भी उसका शरीर दर्द कर रहा था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी चोटें कितनी गंभीर रही होंगी। उसे जवाब चाहिए थे। उसने अपनी परछाई को बुलाया। मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। साया अपनी नकल से आज़ाद होकर हिल गया। उसकी काली उंगलियां फैली हुई थीं, एक इशारा बना रही थीं। 2 दिन, है ना? डेमन बुदबुदाया। एनविल के लिए मेरा कमीशन शायद तैयार है। उसने अपना पेजर उठाया और खोला। कई मिस्ड कॉल और अनपढ़े संदेश उसे घूर रहे थे। पहले कुछ काल के थे, शायद उसके कमीशन के बारे में अपडेट। लेकिन एक सूचना ने उसका दिल बैठा दिया। ये कॉल हीलिंग इंस्टीट्यूट से थी, जहां उनकी बहन लूना की देखभाल की जा रही थी। डेमन के हाथ कांप रहे थे, उसकी काली पुतलियां हिल रही थीं। घबराहट उसके अंदर तक फैल गई और उसने बेतहाशा फ़ोन वापस डायल किया। कोई जवाब नहीं। बार बार कोशिश करते हुए उसकी कनपटी से पसीना बहने लगा। हर नाकाम कोशिश उसके पेट में डर का गड्ढा और गहरा कर देती थी। नहीं, लूना। डेमन की आवाज़ फटी। मुझे जाना होगा। उसके दिमाग में सबसे बुरी स्थिति के बारे में विचार घूम रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उठने की कोशिश की, लेकिन खड़े होते ही उसके पैर जवाब दे गए। वह जोरदार दर्द के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आउच! शोर सुनकर पास ही बैठा कौवा क्रॉफ्ट चौंक गया। चिड़िया की आंखें खुल गईं और उसने एक तीखी कांव कांव की आवाज़ निकाली। कांव कांव! दानव, दानव, दुष्ट, दुष्ट! इस शोरगुल से लियोना वेलेफिया की नींद खुल गई। वह राक्षसी लड़की तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गई, उससे सुनहरी जादुई ऊर्जा निकल रही थी। राक्षस शब्द उसकी जाति के लिए एक कड़वा ट्रिगर था। उसकी चमकती आंखें कमरे को तब तक घूरती रहीं जब तक उनकी नज़र ज़मीन पर पड़े डेमन पर नहीं पड़ गई। उसका तनाव कम हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए जैसे ही वह उसकी ओर दौड़ी। डेमन, डेमन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। मैं बहुत चिंतित था। रुको, तुम मुझे कुचल रही हो। डेमन ने उसके वजन से कराहते हुए कहा। लियोना को यह एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है, और घबराकर उसने उसे तुरंत छोड़ दिया। माफ़ करना, आप घायल हो गए। मैं तो बस खुश था कि आप ठीक थे। डेमन ने उसे ठंडी निगाह से देखा, उसकी काली आंखें हमेशा की तरह तीखी थीं। इस बीच क्रॉफ्ट ने अपना रैकेट जारी रखा। कांव कांव! राक्षस जाग, जाग! डेमन का धैर्य जवाब दे गया। वह कौवे की ओर मुड़ा। चुप रहो, मूर्ख पक्षी। मेरा नाम डेमन नहीं है, ये डेमन है। 2 अलग अलग शब्द। क्रॉफ्ट बिना विचलित हुए उसके सिर की ओर उड़े और उसके बालों पर चोंच मारने लगे। कांव कांव! दुष्ट राक्षस! डेमन ने चिड़िया को भगा दिया, उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। क्रॉफ्ट उसे नाराज़गी से घूरते हुए मेज़ पर वापस चला गया। फिर से उठने की कोशिश करते हुए डेमन ने खुद को ज़मीन से ऊपर धकेला, लेकिन लियोना तेज थी। उसने उसे पकड़ लिया और वापस बिस्तर पर ले जाकर उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। मुझे जाने दो, मेरा पेजर। डेमन ने फर्श पर पड़े उपकरण की ओर इशारा किया। लियोना ने उसे उठा लिया लेकिन उससे दूर रखा। पहले आराम करो, उसने दृढ़ता से कहा। सबसे मजबूत योद्धाओं को भी स्वस्थ होने की ज़रूरत होती है। डेमन का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसे लूना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजधानी वेलेरियन पहुंचना जरूरी था। लियोना की बातों को अनसुना करते हुए उसने फिर से खड़े होने की कोशिश की। यहीं रुको, लियोना ने उसे वापस नीचे धकेल दिया, उसकी सुनहरी आंखें चिंता से भर गईं। मुझसे दूर हटो, डेमन ने झटके से कहा। मुझे जाने दो, लियोना ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ भावना से कांप रही थी। नहीं, पहले तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। डेमन के दांत निराशा से भींच गए। मुझसे दूर हो जाओ, तुम रोएदार कुतिया। हम दोस्त नहीं हैं। लियोना ठिठक गई, उसके कान थोड़े लटक गए। अपनी भावनाओं को दबाते हुए उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट की तरह निकली। मुझे कोई परवाह नहीं, उसने कहा। जब तक तुम शांत नहीं हो जाते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। डेमन ने लियोना को ठंडी निगाह से देखा, लेकिन वह टस से मज नहीं हुई और दोनों हाथों से उसके पेजर को कसकर पकड़ लिया। जब उसकी नज़र उसकी ओर पड़ी तो उसकी सुनहरी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठीं। यहीं रुको, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगी, उसने कहा, उसकी आवाज़ भावनाओं के बावजूद स्थिर थी। डेमन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? लियोना ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, मैं किसी दोस्त को धमकी नहीं दूंगी। मैं तुम्हें शांत रहने के लिए कह रही हूँ। उसके शब्द दृढ़ थे, लेकिन डेमन उसकी चिंता समझ सकता था। उसने देखा था कि उसे पेजर की कितनी परवाह थी। पिछले 2 दिनों से वह बार बार बज रहा था और उसे अंदाज़ा था कि जिस चीज़ ने उसे इतना झकझोर दिया था, वह उसी से जुड़ी थी।
डेमन अनिच्छा से बिस्तर पर वापस लेट गया, उसकी मांसपेशियां अभी भी तनावग्रस्त थीं। लियोना ने राहत की सांस ली और अंततः उसे पेजर सौंप दिया। इस बार उसने उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह सही थी, वह अपना संयम खो रहा था और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। कांपते हाथों से डेमन ने पेजर खोला और संदेशों को स्क्रॉल किया। उसकी नज़र नोटिफिकेशन पर पड़ी। काल के कॉल और संदेश आने की उम्मीद थी, लेकिन एक संदेश सबसे अलग था, हीलिंग इंस्टीट्यूट से एक संदेश। पढ़ते समय उसकी सांसें रुक गईं। संदेश उतना भयानक नहीं था जितना उसे डर था। यह उसकी बहन की दवाइयों और अन्य ज़रूरी चीज़ों का बिल था। वह ठीक थी, संस्थान ने बस एक नियमित सूचना के तौर पर यह अपडेट भेजा था। डेमन ने धीरे से हाँफते हुए कहा, उसके शरीर का तनाव तेजी से गायब हो गया। उसे राहत मिली और उसने अपना सिर अपने हाथों में छिपा लिया। मैं तो बस यूं ही बेवजह अपना आपा खो बैठा था, उसने सोचा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो क्यों घबरा गया था। लूना को खोना उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वो ही उसका इकलौता परिवार था जो उसके पास बचा था, और उसके साथ कुछ भी हो जाए, ये सोचना भी उसके लिए असहनीय था। लियोना चुप रही, उसे गौर से देखती रही। उसके हाव भाव समझ से परे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी ज़मीन से जुड़ी हुई थी। कुछ पलों की शांति के बाद डेमन ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। वह थोड़ा सिर झुकाए बैठी थी, उसके कान हल्के से हिल रहे थे। वह सही थी, उसे शांत होने की ज़रूरत थी। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बारे में क्या सोचे। ये बेहद ज़िद्दी और जिद्दी लड़की एक पहेली थी। उसे उसके जैसे किसी की इतनी परवाह क्यों थी? उसकी नज़रें थोड़ी नरम पड़ गईं। शुक्रिया, लियोना ने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, यह नस्लवादी है। डेमन ने उलझन में पलकें झपकाईं। क्या? उसने उसकी तरफ आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे फरी कहना, यह नस्लवादी है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका ऐसा मतलब नहीं था, वह बस निराश होकर भड़क गया था। वह दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाया, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा इरादा अपमान करने का नहीं था। लियोना के चेहरे पर नरमी छा गई और उसने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। उसने अपने होंठ काट लिए, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे लगा था कि तुम मर जाओगे। चिकित्सकों ने बड़ी मुश्किल से तुम दोनों को बचाया था। तुम्हें इतना आगे क्यों बढ़ना पड़ा? डेमन ने कुछ नहीं कहा, उसका जबड़ा कस गया। पब फ्यूचर एड्स। लियोना की सुनहरी आंखें उसके चेहरे को खोज रही थीं। क्या जीतना सचमुच इतना महत्वपूर्ण था, या ये सिर्फ पैसों का मामला था? कोई भी धनराशि अपनी जान जोखिम में डालने के लायक नहीं है। उसकी बातें गहरी चुभ रही थीं, लेकिन डेमन ने जाहिर नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने उसे घूरा, उसकी आवाज़ तीखी और ठंडी थी। चुप रहो, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे सब समझ लिया है ना? खैर, अंदाज़ा लगाओ तुम नहीं समझे। और हाँ, इतना पैसा मरने के लायक है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम समझोगे। लियोना ने अपने होंठ काट लिए, उसकी अभिव्यक्ति धुंधली हो गई। मैं समझ गई, वह धीरे से बोली। मैं समझ गई। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी सुनहरी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, विषय बदलते समय उसकी आवाज़ शांत थी। 2 दिन हो गए हैं, तुम्हें पता है। ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट कल उठा। वह लगभग 1.5 दिन के लिए बाहर था। वह तुम्हारा इनाम देने के लिए पहले यहाँ आया था। तुम बेहोश थे, इसलिए मैंने उसे तुम्हारा पेजर नंबर दे दिया ताकि वह भुगतान कर सके। उसने डेमन की तरफ देखा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। डेमन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, उसकी निगाहें दूसरी ओर थीं। मुझे कोई परवाह नहीं, जब तक उसे भुगतान मिलता रहे। उसने सिर हिलाया। इवांगेलिन और सिल्विया भी मिलने आई थीं। दरअसल वे लगभग 2 या 3 घंटे पहले ही गईं। डेमन ने कुछ नहीं कहा और अपने पेजर पर अपना युद्ध बैंक खाता खोल लिया। निश्चित रूप से ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट ने उसे 500,000 ज़ेनी ट्रांसफ़र कर दिए थे। उस पर राहत की लहर छा गई, ठीक उस समय जब उसे इसकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। इवांगेलिन और सिल्विया ने आपके लिए एक मरहम बनाया है, लीजिए। लियोना ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया जिसमें से हल्की गुलाबी खुशबू आ रही थी। यह क्या है? डेमन ने पूछा, उसकी आवाज़ में उदासीनता थी। लियोना ने उसे उसकी बाहों में थमा दिया। इससे दर्द कम होगा। डेमन ने आह भरी, ज़रूर, जो भी हो। लियोना मुस्कुराई, उसे खुशी हुई कि उसने उसे स्वीकार कर लिया। उसे आधी उम्मीद थी कि वह शक की वजह से उसे ठुकरा देगा। ओह, ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारे छात्रावास के कमरे से तुम्हारे लिए नई वर्दी लेकर आया हूँ। मैंने मुख्य नौकरानी से मुझे अंदर आने देने के लिए कहा, इसलिए वह मेरे साथ वर्दी लेने आई। वे अंदर हैं।
उसने पलंग के पास रखी दराज की ओर इशारा किया। तभी डेमन को एहसास हुआ कि उसने अपनी वर्दी नहीं बल्कि एक सादा गाउन पहना हुआ है। उसने पलकें झपकाईं और इधर उधर देखा। कहाँ है? लियोना ने उलझन में अपना सिर झुका लिया। क्या तुम्हारा मतलब तुम्हारे खंजर से है? वो तुम्हारी वर्दी के साथ है। मैंने पुराना खंजर भी एडमिन को भेज दिया है ताकि वो उसे ठीक करवा सकें या बदलवा सकें। डेमन ने दराज खोली और खंजर निकाला। ये वही खंजर था जो उसे क्विक हैंड में काम करते हुए मिला था, एक ऐसी यादगार चीज़ जिसे उसने अब तक नहीं छोड़ा था। उसने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर अपना सिर हिलाया जिससे उन यादों को पीछे धकेला जा सके जो सतह पर आने का खतरा पैदा कर रही थीं। मैं समझ गया। तुम यहाँ क्यों रुके? उसने कुछ देर रुककर पूछा। लियोना गर्मजोशी से मुस्कुराई, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये शब्द सुनकर उसका पेट मरोड़ उठा। मुझे लगता है कि अगर मैंने यह बात एक बार और सुनी तो मुझे उल्टी आ जाएगी, उसने उसकी तरफ देखते हुए सोचा। सब कुछ के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पेट में जोर से गुर्राहट होने लगी। लियोना ने अपनी हंसी दबाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम कब जागोगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और कुछ मिनट बाद भोजन की एक ट्रे लेकर वापस लौटी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था। उसने जो सफ़ेद गाउन पहना था वह बिस्तर पर फेंका पड़ा था। डेमन ग्रे और क्रॉफ्ट का कहीं पता नहीं था। खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी। रात की हल्की हवा अंदर आ रही थी जिससे पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। लियोना वहीं रुक गई और खाली जगह को घूरने लगी। वह चला गया। वह अभी अभी चला गया है ना? उसने ट्रे बिस्तर पर रखी और खिड़की के पास पहुंची। उसके कंधे कांप रहे थे। उसकी सुनहरी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसने अपने होंठ भींचकर गले में उठती गांठ को दबा लिया। मैं वास्तव में बस तुम्हारी दोस्त बनने की कोशिश कर रही हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ टूट गई और उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। डेमन की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। उसके हर कदम पर हल्का फुल्का लेकिन लगातार दर्द हो रहा था। हालांकि ये बेचैनी उसे असल में परेशान नहीं कर रही थी। उसके दिल में एक चुभन थी जो कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा मायावी थी, जो उसके मन के किनारों को कुतर रही थी। लियोना वेलेफियर, मुझे वह राक्षस लड़की समझ में नहीं आती। वह उसके प्रति उसके लगाव को समझ नहीं पा रहा था। उनकी बातचीत बहुत कम हुई थी, फिर भी उसने बेधड़क खुद को उसका दोस्त घोषित कर दिया था। डेमन जानता था कि जानवर अक्सर इंसानों से ज्यादा सीधे होते हैं, खासकर रिश्तों के मामले में, लेकिन ये बात उसे रास नहीं आई। किसी के सामने खुलना उसकी आदत नहीं थी और वह सहज ही उसके इरादों पर शक करने के कारण ढूंढने लगा। कांव कांव, कौवे की तीखी चीख ने उसके विचारों को तोड़ दिया और उसे वर्तमान में वापस खींच लिया। वह चलना बंद कर दिया और उस जानी पहचानी आवाज पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्रॉफ्ट अभी भी उसके साथ था, उसके कंधे पर बैठने से पहले ऊपर चक्कर लगा रहा था। कौवे की जिद उसे हैरान कर रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि माना जा रहा था कि वह उससे दुश्मनी रखता था। बिना किसी हिचकिचाहट के डेमन ने आगे बढ़कर बिजली की गति से पक्षी को पकड़ लिया। क्रॉफ्ट विरोध में चीखा और बेतहाशा फड़फड़ाने लगा, जबकि डेमन ने एक हाथ से कौवे को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसकी चोंच को बंद कर रहा था। उसकी ठंडी निगाहें कौवे की मोती जैसी आंखों पर टिकी थीं। सिल्विया ने कहा कि तुम इतनी बुद्धिमान हो कि मुझे समझ सको, डेमन ने धीमी और कटु आवाज में कहा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम हो या नहीं। बस इतना जान लो, अगर तुम मेरा पीछा करने का इरादा रखते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम चुप रहो या मर जाओ। कौवे ने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसकी गहरी आंखों में डेमन की कठोर अभिव्यक्ति झलक रही थी। डेमन ने अपनी बात जारी रखी, उसका स्वर अडिग था। अगर तुम उपयोगी हो तो मैं तुम्हें रख लूंगा। अच्छा प्रदर्शन करो और मैं तुम्हें इनाम में मांस दूंगा। तो अपनी पसंद करो, उपयोगिता या मौत। एक तनावपूर्ण क्षण के बाद डेमन ने पक्षी को छोड़ दिया। क्रॉफ्ट ने अपने पंख फड़फड़ाए और रात के आकाश में उड़ गया और परछाइयों में गायब हो गया। डेमन उसे जाते हुए देखता रहा, उसका चेहरा भावशून्य था। मुझे लगता है कि यह एक बेवकूफ़ पक्षी है। सिल्विया ने कौवों और उनकी कथित बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ बातें बताई थीं। उसने एक कौवे को प्रशिक्षित करने के सुझाव भी दिए थे और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करने की भी पेशकश की थी। डेमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह पक्षी उसे कुछ हद तक समझता था। फिर भी उसने ठान लिया कि अगर यह बेकार साबित हुआ तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे हटा देगा। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसकी छाया बोध की भावना अनियंत्रित रूप से बाहर की ओर फैल गई।
उसने अपनी कनपटी को रगड़ा और उस तीव्र संवेदना को नियंत्रित करने के लिए आंखें बंद कर लीं। अभी तक इसे नियंत्रित करना नहीं सीखा, वह निराश होकर बुदबुदाया। मुझे एक नई आंखों की पट्टी की जरूरत पड़ेगी। ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट के साथ द्वंद्वयुद्ध के दौरान उसकी पिछली आंखों की पट्टी टूट गई थी, जिससे उसे रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह से परछाइयों पर निर्भर रहना पड़ा। फिलहाल उसने अपनी आंखें बंद रखीं, उसके आसपास की दुनिया अंधेरे में रंगी हुई थी, उसकी परछाइयों से बदलती रूपरेखाएं दिखाई दे रही थीं। अंधेरे में एक हल्की सी लहर दौड़ गई, एक जानी पहचानी उपस्थिति। डैमन मंद मंद मुस्कुराया। मुझे लगता है कि तुम उस बेवकूफ़ पक्षी से कहीं अधिक विश्वसनीय हो, उसने अपने रहस्यमय साथी से धीरे से कहा। वह चलता रहा, उसकी मंजिल साफ थी। अकादमी से बाहर जाने वाले रास्ते उसके सामने फैले हुए थे, एक शांत एकांत रास्ता। उसने अपना पेजर निकाला और कार्ल्स को संदेश भेजा जिसमें उससे मिलने के लिए सटीक निर्देश थे। कुछ ही मिनटों बाद डैमन अकादमी परिसर से बाहर निकला और उसके किनारे लगे घने जंगल में कदम रखा। परछाइयों ने उसका स्वागत किसी पुराने दोस्त की तरह किया और उसे अथोर के अभयारण्य की ओर ले गईं। जंगल में चुपचाप चलते हुए डैमन सावधानी से आगे बढ़ रहा था, उसकी इंद्रियां उसकी छाया बोध की परिधि में होने वाले सबसे हल्के बदलावों के प्रति सजग थीं। जंगल शांत था, पत्तों की सरसराहट और कभी कभार पैरों के नीचे किसी टहनी के टूटने की आवाज़ के अलावा। परछाइयों में अचानक एक लहर ने उसका ध्यान खींचा। एक कौवा उसके सामने जमीन पर उतरा, उसकी चोंच में कुछ चमक रहा था। डैमन रुक गया, आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह पक्षी जोर देने के लिए अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसकी ओर उछल रहा था। इसकी चोंच में एक गोल कफलिंक था, जिसका सोना पेड़ों से छनकर आ रही हल्की रोशनी को पकड़ रहा था। डैमन नीचे झुका और ध्यान से उस वस्तु को उठाया। उसे देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं, ये सोने से जड़ा एक पारिवारिक प्रतीक था। डिज़ाइन ने उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास दिलाया और उसका मन उसे ढूंढने लगा। पब फ्यूचर एड्स। कौवा फिर से अपने पंख फड़फड़ाते हुए जोर से कांव कांव करने लगा। कांव कांव, मार्कस, कांव। डैमन की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। बिल्कुल नहीं, यह असल में मार्कस फेजॉय का है। ये फेजॉय परिवार का प्रतीक चिन्ह है। उसने कौवे की ओर देखा, उसकी नज़रें तेज थीं। तुम्हें ये कहाँ से मिला? पक्षी ने अपना सिर झुकाया, फिर दूसरी ओर देखा और फड़फड़ाते हुए उसके कंधे पर कूद पड़ा। कांव कांव, उपयोगी, राक्षस, उपयोगी। डैमन स्तब्ध रह गया, उसके ऊपर आश्चर्य और संदेह का मिश्रण छा गया। ये चिड़िया, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। ये कब से मुझे देख रही है? क्या अब भी यह मुझसे नाराज हो सकती है? उसने कौवे की मोटी आंखों से मुलाकात की, उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। लेकिन अंततः ये सिर्फ एक जानवर है, और जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है। डैमन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। अच्छा, क्रॉफ्ट, लगता है तुम और मैं गलत रास्ते पर चल पड़े। पहले के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्यों न हम फिर से शुरुआत करें? तुमने इसे मेरे पास लाकर बहुत अच्छा किया। शहर पहुँचने पर मैं तुम्हारे लिए ताज़ा मांस खरीद दूँ। कौवे ने अपना सिर उठाया, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह प्रसन्न है। कांव कांव, मांस। अपनी आंखें बंद करके डैमन ने अपने विचारों को भटकने दिया। मुझे नहीं पता कि उन 2 दिनों में क्या हुआ जब मैं बेहोश थी, लेकिन टोबियास ज़रूर अभी भी नज़रबंद है। अगर उसका नाम साफ नहीं हुआ है तो दबाव ज़रूर बढ़ रहा होगा। कल मैं जानकारी इकट्ठा करूंगा और फिर उसे मार डालूंगा। उसका ध्यान लिलिथ एस्ट्रानोवा की ओर चला गया। उसे नहीं पता था कि पिछले 2 दिनों में उसने कितना कुछ उजागर किया है या क्या उसमें से कुछ भी उसकी ओर इशारा करता है। मुझे सावधानी से चलना होगा, लेकिन क्रॉफ्ट की बदौलत मुझे टोबियास मॉर्गन को मारने का एक अचूक तरीका सूझ गया है। हालांकि सबसे पहले उसे एनविल से हथियार लाने थे, 2 खंजर, एक हुक, एक मुड़ने वाला धनुष और शापित अयस्क से बने तीरों का एक तरकश। शायद वह एक मतिभ्रमकारी जहर बनाने के लिए कुछ एट्रैक्स हासिल कर सके। एक रंगीन हेयर डाई भी उसकी योजनाओं के लिए उपयोगी होगी। डैमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके होंठों पर एक शिकारी मुस्कान उभर आई। उसे लगभग उस निराशा का आभास हो गया जो जल्द ही टोबियास के चेहरे पर छाने वाली थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह जंगल में और भीतर चला गया। जैसे जैसे वह शहर की ओर बढ़ रहा था, उसके चारों ओर की परछाइयां घनी होती जा रही थीं। कुछ ही देर में डैमन जंगल के किनारे खड़ा हो गया, उसकी उपस्थिति ऊंचे पेड़ों की परछाइयों में छिपी हुई थी। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी उसे आगे फैले हलचल भरे शहर को देखने के लिए उनकी जरूरत नहीं थी। उसकी छाया बोध शक्ति बाहर तक फैली हुई थी, पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में। परछाइयों के इस अदृश्य जाल के जरिए वह शहर की गतिविधियों को भांप सकता था। इंसानों, कल्पित बौनों, जानवरों, बौनों, परियों, कुलीन आत्माओं और अनगिनत अन्य जातियों की परछाइयां गति और रूप के एक जीवंत बहुरूपदर्शक की तरह घूम रही थीं।
अथोर का अभयारण्य जीवन का एक मिश्रण था, विविधता का एक हलचल भरा केंद्र, और उसकी इंद्रियों में उमड़ती सूचनाओं की विशाल मात्रा ने उसके सिर को झकझोर कर रख दिया। असुविधा के बावजूद डैमन ने इसे सहन किया। यह उसकी क्षमताओं की परीक्षा थी। कुछ मिनटों बाद एक जाना पहचाना साया ध्यान में आया, भूरे बालों और नीली आंखों वाला एक नौजवान, जिसे डैमन सिर्फ संदिग्ध ही कह सकता था, कार्ल्स। यही वह था जिसका डैमन इंतजार कर रहा था। वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा, डैमन ने सोचा, और अपनी इंद्रियों को 10 मीटर के दायरे में वापस खींच लिया। उसका हाथ उसकी अकादमी की वर्दी से टकराया और वह भौंचक्का हो गया। मैं इस तरह के कपड़े पहनकर शहर में नहीं जा सकता। वर्दी बहुत ज्यादा ही ध्यान खींचने वाली थी, खासकर इसलिए क्योंकि छात्र परिषद के अधिकारी हमेशा ही शरारती प्रथम वर्ष के छात्रों पर नजर रखते थे। कार्ल्स उसके लिए एक लबादा और एक नई आंखों पर पट्टी ला रहा था, जो जरूरी चीजें थीं अगर वह किसी की नजरों से बचकर घूमना चाहता था। डैमन ने आंखें खोलीं, उसकी नजर दूर एक पहाड़ी पर पड़ी जो हल्की चांदनी में नहाई हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान सी उभर आई, हालांकि उसमें गर्मजोशी नहीं थी। उस पहाड़ी पर उस आदमी की कब्र थी जिसने कभी उसके प्रति दयालुता दिखाई थी, दयालुता जिसका बदला डैमन ने उसके दिल पर पंजा मारकर चुकाया था। दया पारस्परिक होती है, यही वह मानता था, डैमन ने कड़वाहट से सोचा। अपने कर्मों का बोझ उसे लगातार अपने फैसलों की याद दिलाता रहा। उसे अपने पाखंड का पूरा एहसास था। उसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की थी, और जल्द ही वह एक और निर्दोष व्यक्ति की जान लेने की योजना बना रहा था। उसने अपने होंठ काट लिए, उसकी मुट्ठियां दोनों तरफ से भिंच गईं। सच कहूं तो मैं उन लोगों से अलग नहीं हूं जिनसे मैं घृणा करता हूं। मैं बस एक पाखंडी हूं। उसकी गहरी आंखें पहाड़ी पर टिकी रहीं, पर उसकी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई। यादें बहुत कच्ची थीं, अपराधबोध बहुत गहरा। मैंने अपना चुनाव कर लिया है, उसने खुद को याद दिलाया। मैंने जिंदा रहने का फैसला किया है, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। नैतिकता को धिक्कार है। फिर भी उसका एक छोटा सा हिस्सा, वह हिस्सा जिसे उसने इतनी मेहनत से दबा दिया था, काश कामिन वेले उसके बारे में सही होती। अंतरात्मा की वह छोटी सी आवाज़ धीरे से फुसफुसाई, उसे उस आदमी की याद दिला रही थी जिसकी वह कभी ख्वाहिश नहीं कर सकता था। लेकिन डैमन ने उसे चुप करा दिया। वह ऐसी कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अब तो बिल्कुल नहीं। पहाड़ी की ओर पीट करके वह कार्ल्स का इंतजार करने लगा। उसके कंधों पर उसके निर्णयों का भारी बोझ था और वह आगे के अंधेरे को घूर रहा था। घास पर कदमों की हल्की सरसराहट ने डैमन को उसकी कल्पना से बाहर निकाला। उसने मुड़कर देखा तो एक जाना पहचाना साया बाहर निकल रहा था, कार्ल्स, जो खुद को सूचना का दलाल कहता था। कार्ल्स ने मुस्कुराते हुए सावधानी से लपेटे हुए बंडल को जमीन पर फेंक दिया। मैं 2 दिन तक आपसे संपर्क नहीं कर सका। मुझे यकीन था कि आप मर चुके होंगे। डैमन का भाव तटस्थ रहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एथर अकादमी में मृत्यु कोई असामान्य बात नहीं थी। आपको ऐसा क्यों लगा? डैमन ने सपाट स्वर में पूछा। कार्ल्स ने अपने बाल पीछे करते हुए हंसते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। एनविल ने तुम्हारा काम खत्म कर दिया है और वह तुम्हें दिखाने के लिए उत्सुक है कि उसने क्या किया है। डैमन ने सिर हिलाया और घुटनों के बल बैठकर बंडल से लबादा निकाला। उसने कपड़े के हर इंच की बारीकी से जांच करते हुए उस पर से धूल झाड़ दी। कलाई के एक झटके से उसने उसे हिलाया, जिससे कपड़े का एक छोटा सा काला टुकड़ा जमीन पर गिर गया। पब फ्यूचर एड्स। कार्ल्स ने आह भरी। तुम हमेशा बहुत सतर्क रहते हो। शांत रहो। मैं कसम खाता हूं कि मैंने किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं की, न जाल, न फ्ले पाउडर, कुछ भी नहीं। तुम मेरे सबसे अच्छे ग्राहक हो, मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी परवाह न करते हुए डैमन ने लबादा पहन लिया। उसकी दुखती मांसपेशियों ने विरोध किया और वह थोड़ा से हर उठा। वह छोटा काला कपड़ा उठाने के लिए झुका, उसे हाथों में लेकर उल्टा पलटकर कार्ल्स की ओर देखा। चलो चलें, उसने रूखेपन से कहा। कार्ल्स ने कंधे उचकाए और डैमन के हाथों में पड़े कपड़े को देखा। जरूर, लेकिन ये किस लिए है? बिना कुछ कहे डैमन ने कपड़े को खोलकर अपनी आंखों पर लपेट लिया, जिससे उसकी दृष्टि पूरी तरह ढक गई। यही है, डैमन ने स्थिर स्वर में कहा, यही इसका उद्देश्य है। कार्ल्स भौहें चढ़ाकर हैरान हो गया। उफ, आंखों पर पट्टी बांधकर तुम कैसे देखोगे? डैमन ने इस सवाल का कोई सम्मानजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि वह बस मुड़ा और चलने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने के बावजूद उसकी चाल सहज और आत्मविश्वास से भरी थी। कार्ल्स हिचकिचाया, एक क्षण तक उसे देखता रहा, फिर जल्दी से उसके पास पहुंचा। आप आश्चर्य से भरे हुए हैं, क्या आप जानते हैं? जंगल से बाहर निकलते ही अथोर के अभयारण्य का शहर नजर आया। रात में भी वहां चहल पहल थी।
सड़कें चहल पहल से गुलजार थीं, विक्रेता राहगीरों को आवाज़ दे रहे थे और अनगिनत आवाज़ें मिलकर लगातार शोर मचा रही थीं। एथ अकादमी के पास स्थित इस शहर की अनोखी स्थिति इसे एक राजनयिक तटस्थ क्षेत्र बनाती थी। हालांकि यह तकनीकी रूप से वाल्थेरॉन साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन यहाँ किसी एक देश के कानून लागू नहीं होते थे। इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते थे, जिन्हें अकादमी और राष्ट्रों के एक गठबंधन द्वारा लागू किया जाता था। इस स्थिति ने एथ के अभयारण्य को कई लोगों के लिए एक आश्रय स्थल बना दिया और इसकी गलियां हर वर्ग के लोगों से भरी रहती थीं। डैमन अपना हुड नीचे खींचे हुए चल रहा था, उसकी आंखों पर बंधी पट्टी गुमनामी की एक और परत जोड़ रही थी। फिर भी आंखों पर पट्टी के बावजूद वह भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चल रहा था। उसकी छाया बोध शक्ति सक्रिय थी, जिससे वह अपने आसपास की हर हलचल को भांप सकता था। हर छाया अनोखी थी, कुछ ज्यादा गहरी, घनी और कुछ ज्यादा शक्तिशाली। यही वह क्षमता थी जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसका ध्यान दीवार के पास एक परछाई पर गया, जहां किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक पोस्टर। डैमन ने अपनी समझ को आगे बढ़ाया और जैसे ही पोस्टर का विवरण स्पष्ट हुआ, उसका दिल बैठ गया। कार्ल्स उसके पास रुक गया, उसके चेहरे पर क्रोध और उदासी का मिश्रण था। तो तुम उस बूढ़े आदमी को जानते थे, है ना? पता है, वह एक अच्छा आदमी था। शहर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे पसंद न करता हो। डैमन ने अपना जबड़ा भींच लिया, उसकी आंखें पट्टी के पीछे छिपी थीं और वह परछाई से पोस्टर को घूर रहा था। उस पर कामेन वेले का नाम और उस पर एक राक्षस द्वारा किए गए कथित हमले का विवरण लिखा था। उस जीव के बारे में जानकारी देने पर इनाम भी रखा गया था। अनभिज्ञता जताते हुए डैमन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या? उसे क्या हुआ? कार्ल्स ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए आह भरी। खबर है कि जंगल में कैंपिंग करते समय उस पर हमला हुआ था। राक्षस ने उसे पकड़ लिया, उसे मार डाला और घसीट कर ले गया। या हो सकता है कि वह अभी भी कहीं जिंदा हो। कोई बात नहीं, शहर में सब मान चुके हैं कि वह मर चुका है। कार्ल्स की आवाज़ भावनाओं से भारी हो गई। वह बूढ़ा आदमी अच्छा आदमी था, इसीलिए पूरा शहर बदला लेने पर तुला है। जब हम उस राक्षस को पकड़ लेंगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डैमन की मुट्ठियां उसकी बगलों में भींच गईं, उसका पेट अपराधबोध से ऐंठ रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कामेन वेले इतनी प्यारी होगी। उस बूढ़े आदमी की दयालुता डैमन की समझ से कहीं ज्यादा थी। क्या दयालु होना सचमुच इतनी वफादारी को प्रेरित करता है? डैमन ने सोचा। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। वह किसी को भी सच्चाई नहीं बता सकता था। दयालु शिकारी को किसी राक्षस ने नहीं मारा था। डैमन ने उसकी जान ले ली थी और अब वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस गया था। कार्ल्स ने गहरी सांस छोड़ते हुए सन्नाटा तोड़ा। खैर, जो भी हो, अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। आपकी अकादमी की छात्र परिषद की अध्यक्ष ने भी मदद करने की पेशकश की है। खबर है कि उन्हें उस राक्षस के बारे में कुछ पता होगा। डैमन स्तब्ध रह गया। आंखों पर पट्टी के नीचे उसका चेहरा पीला पड़ गया। लिलिथ एस्ट्रानोवा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अगर लिलिथ इसमें शामिल थी तो इसका मतलब था कि खतरा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब था। अगर उसे सच्चाई पता चल गई। डैमन ने अपने होंठ काटे, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं बचा था और अगर उसकी पोल खुल गई तो छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। एनविल की कार्यशाला तक की अपनी बाकी यात्रा में डैमन कार्ल्स पर कामेन वेले के बारे में सवालों की बौछार करता रहा। आमतौर पर कार्ल्स मुफ्त में जानकारी देने के मामले में, खासकर बिना किसी उचित पारिश्रमिक के, चुप रहता था। लेकिन जब बात उस दयालु शिकारी की आई तो कार्ल्स ने अपनी सतर्कता कम कर दी और अनजाने में ही डैमन के सामने वह सब कुछ उगल दिया जो वह जानना चाहता था। जब तक वे वर्कशॉप पहुंचे, डैमन ने उस आदमी के बारे में हर संभव जानकारी जुटा ली थी। उसे कामेन के साधारण घर, उसकी पिछली कहानी की फुसफुसाती अफवाहों और यहाँ तक कि उसकी बेटी के बारे में भी जानकारी मिल गई थी। कार्ल्स, एक अनुभवी सूचना दलाल होने के नाते, उसकी जादुई विशेषता और परवरिश के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा चुके थे तथा उस जीवन की एक जीवंत तस्वीर पेश कर रहे थे जो शिकारी ने पीछे छोड़ दिया था। डैमन को ये सब सोचते हुए सीने में एक असहज भारीपन महसूस हुआ। अपने अपराधबोध से उबरने के दृढ़ संकल्प के बावजूद उसका दिल परस्पर विरोधी भावनाओं से भर गया। तो वह उसका आखिरी जीवित रिश्तेदार था। डैमन ने कड़वाहट से सोचा। उसके होंठ कस गए। इस खुलासे का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। उसने सिर्फ एक जान ही नहीं ली थी, उसने उस लड़की के बचे खुचे परिवार को भी तहस नहस कर दिया था। उसने अपने होंठ काट लिए। उसके विचार भटक रहे थे। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद वह इतना आशावादी कैसे रह पाया? इतना कुछ खो देने के बावजूद।
ये सवाल डेमन को कचोट रहा था, लेकिन वह जानता था कि इसका जवाब वह कभी नहीं दे पाएगा। उसने जो किया था उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। कामेन की कहानी, चाहे कितनी भी दुखद क्यों न हो, डेमन की अपनी कमियों को ही उजागर करती थी। शिकारी की शांत शक्ति की तुलना में डेमन का चिंतन लगभग दयनीय लग रहा था, आत्मदया में अतिशय लिप्तता। उसने अपना हुड सिर पर नीचे खींच लिया, आंखों पर बंधी पट्टी पहले से ही उसकी आंखों को छुपा रही थी। वह अपना चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन सोच रहा था कि वह कैसा चेहरा बना रहा है। शायद कुछ दयनीय होगा, उसने गंभीर स्वर में मुंह बनाते हुए सोचा। वे जल्द ही एनविल की एकांत कार्यशाला में पहुंच गए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक कौवा आसमान से उतरा और डेमन के कंधे पर शान से बैठ गया। दूर भागो इस चिड़िया को, कार्ल्स चिल्लाया और पास आकर उसे डराने के लिए हाथ हिलाया। इससे पहले कि कार्ल्स कुछ और कर पाता, डेमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। वह मेरे साथ है। कौवा क्रॉफ्ट ने गुस्से में कांव कांव की आवाज निकाली और अपनी काली आंखों से कार्ल्स को घूरने लगा। कार्ल्स ने उलझन में डेमन को देखा। मैंने आपको पालतू जानवर रखने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा था, विशेष रूप से कौवे जैसी अशुभ चीज को। कार्यशाला में प्रवेश करते समय डेमन ने अपना सिर हिलाया। वह कौवा नहीं, कौवा है। दुकान वैसी ही दिख रही थी जैसी पिछली बार डेमन के आने पर थी, बस इस बार गर्मयस्क पर धातु की खनक जैसी आवाज गायब थी। एनविल अपनी भट्टी पर हथौड़ा नहीं चला रहा था। सन्नाटा बेमेल लग रहा था। बूढ़ा आदमी कहाँ है? डेमन ने पूछा। उसकी आवाज खाली कार्यशाला में हल्की सी गूंज रही थी। कार्ल्स अपने मेजबान की स्पष्ट अनुपस्थिति की तुलना में क्रॉफ्ट को लेकर अधिक उत्सुक थे। उन्होंने अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया और पुकारा, अरे एनविल, तुम वहां हो या तुम अंततः गिर गए? मैं डेमन को उसका सामान लेने लाया हूँ। एक दरवाज़ा चरमरा कर खुला और एनविल बाहर निकला, अपने हाथ कालिक से सने कपड़े से पोंछते हुए। उसने अपना हमेशा की तरह अग्निरोधी एप्रन पहना हुआ था। उसका खुरदुरा चेहरा घनी सफ़ेद होती दाढ़ी के पीछे छिपा हुआ था। उसकी तेज नज़रें डेमन पर टिकी थीं। उसकी आंखों पर बंधी पट्टी और कंधे पर बैठे कौवे पर उसकी नज़र थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? एनविल ने पूछा। उसके स्वर में जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। आंखों पर पट्टी और पक्षी का क्या मतलब है? पब फ्यूचर विज्ञापन। मैं अंधा नहीं हूं, अगर आप यही सोच रहे हैं, डेमन ने जवाब दिया। और जहां तक मेरी अनुपस्थिति का सवाल है, तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि मेरी एक सहपाठी के साथ थोड़ी झड़प हो गई थी। एनविल ने गहरी हंसी हंसी। यदि आप इतने लंबे समय तक काम से बाहर रहे कि कॉल और संदेशों को नज़रअंदाज कर दिया, तो यह मामूली झड़प से अधिक प्रतीत होता है। कार्ल्स ने पास की मेज पर लापरवाही से झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम मुझे तो बताओ कि तुम जीत गए। मैंने किया, डेमन ने सपाट उत्तर दिया। एनविल ने सोचते हुए अपनी दाढ़ी खुजाई। तुम्हारे हथियार तैयार हैं। क्या तुम वो हथियार वापस ले आए जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे? डेमन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह ठीक है, मैं उन्हें लाना भूल गया। मैं उठते ही यहाँ भागा। एनविल ने अपना सिर पीछे फेंका और दिल खोलकर हंसने लगा। हाँ, ये तो राहत की बात है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम उन्हें तोड़ने में कामयाब हो गए हो। ये जानकर खुशी हुई कि मेरी कारीगरी अब भी पहले जैसी मजबूत है। वे उत्कृष्ट हथियार थे, डेमन ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए स्वीकार किया। एनविल मुस्कुराया। अगर आपको लगता है कि वे अच्छे थे, तो तब तक रुकिए जब तक आप यह नहीं देख लेते कि मैंने इस बार आपके लिए क्या बनाया है। शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही बना चुका हूँ। डेमन ने सिर हिलाया और एनविल को काउंटर के पीछे रखे एक बड़े संदूक की ओर बढ़ते देखा। बूढ़े लोहार ने उसे आसानी से उठाया और डेमन और कार्ल्स को इशारा किया कि वे उसके पीछे 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 वाले कमरे में आएं। क्रॉफ्ट ने उड़ान भरी और कमरे में दाखिल होते ही ऊपर एक बीम पर उतर गया। डेमन ने राहत की सांस लेते हुए देखा कि पक्षी चुप था। कमरे में अनगिनत परीक्षणों और प्रयोगों के निशान थे। एक कोने में एक जर्जर प्रशिक्षण डमी खड़ी थी, जिसका जला हुआ और पैच लगा हुआ रूप उस दुर्व्यवहार का प्रमाण था जो उस पर समय के साथ सहा गया था। एनविल ने संदूक को जमीन पर रखा और उसे तेजी से खोला। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। तुम्हें एक धनुष, मैजिसाइड से बने खंजर, शापित अयस्क से बने खोखले तीर और एक पकड़ने वाला हुक चाहिए था, है ना? डेमन ने सिर हिलाया। ये सही है। एनविल आगे की ओर झुका, उसका उत्साह स्पष्ट था। धनुष बनाना सबसे आसान था। मैंने एक ऐसा धातु का धनुष डिजाइन किया है जिसके चलने वाले हिस्से मुड़ सकते हैं। आप इसे मुड़कर एक छोटा सा आकार दे सकते हैं और अपनी वर्दी के नीचे रख सकते हैं। उसने संदूक में हाथ डाला और एक चांदी का क्रॉस के आकार का उपकरण निकाला। पहली नज़र में वह कुछ खास प्रभावशाली नहीं लगा, किसी हथियार से ज्यादा किसी जटिल आभूषण जैसा। क्या प्रभावित नहीं हुए?
एनविल ने धनुष को हल्के से हिलाते हुए चिढ़ाया। एक धातु की चटक के साथ वह फैल गया और एक पूर्ण आकार के धनुष में बदल गया। डैमन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। हाँ, कार्ल्स भी उतने ही स्तब्ध होकर पलकें झपकाने लगे। वह चीज़ असल में धनुष थी। एनविल ने उसे डैमन को दिया, जिसने उसे ध्यान से लिया। उसने उसका संतुलन परखा, धनुष की डोरी खींची और उसके निर्बाध तनाव को महसूस किया। बीच में एक छोटा सा बटन उसकी नज़र में आया। उसे दबाते ही उसने देखा कि धनुष बड़े करीने से मुड़कर अपने सुडौल आकार में आ गया। यह अविश्वसनीय है, डैमन ने सचमुच प्रभावित होकर कहा। कार्ल्स ने मुस्कुराते हुए डैमन के कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुमसे कहा था, एनविल शहर का सबसे अच्छा लोहार है। डैमन धनुष की ओर मुड़ा और उसमें से एक हल्की जादुई ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। धातु में मौजूद मैजेसाइट, इसकी जादुई चालकता अद्भुत है। एनविल हंसा, अभी तक कुछ नहीं देखा। जैसे ही उसने दोबारा छाती में हाथ डाला, वह और अधिक गंभीर हो गया। खोखले तीर ज्यादा मुश्किल थे। सचमुच अद्भुत डिजाइन। खोखले सिरे उन्हें तेजी से उड़ने और जोर से मारने में मदद करते हैं। वह भौहें चढ़ाते हुए रुक गया। लेकिन यह अभिशप्त अयस्क खतरनाक है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। सबसे बुरी स्थिति में मौत भी हो सकती है। धनुष पर डैमन की पकड़ मजबूत हो गई। मैं संभाल लूंगा,